हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं हमला क्लाइमेक्स पार्ट यानी एपिसोड नंबर 7। कुछ देर बाद देवराज चौहान और सोहनलाल की बात हुई। बहुत जिद्दी है लड़का, सोहनलाल बोला। वह कहता है कि तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभरी। क्या बात कही थी तुमने उसे? सोहनलाल ने पूछा। अभी तो बात कहनी थी, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा, लेकिन उसने पहले ही इनकार कर दिया। अगर वह हमारी बात नहीं मानता, हमारे कहने के ढंग से काम नहीं करता, तो हम कैसे उसकी रक्षा कर पाएंगे? तुमने उससे करवाना क्या है? थापर का भेजा लड़का आ चुका है। शाम के वक्त जब उजाला और रात का अंधेरा मिलने का वक्त हो, तब थापर का भेजा लड़का अमित की जगह ले लेगा और अमित उस लड़के के कपड़ों में, वेश में, बंगले के बाहरी बरामदे में सोएगा। ऐसे में मोना चौधरी या उसके साथी सोच भी नहीं सकेंगे कि अमित किसी मजदूर के कपड़ों में बाहर पड़ा हुआ है। उनका निशाना तो भीतर वाला अमित होगा, जो कि स्पष्ट रूप से अमित होगा ही नहीं, थापर का भेजा हुआ लड़का रुस्तम राव होगा। ओह, सोहनलाल के होठों से निकला। हम ऐसा कर सके, इसके लिए अमित हमारी बात माने, ऐसा जरूरी है। मैं उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी हरकतें बता रही है कि सख्ती करने पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा। सोहनलाल देवराज चौहान का चेहरा देखता रह गया। तुमने जो प्लानिंग बनाई है उसमें भारी कमी है। सोहनलाल बोल पड़ा। क्या? मोना चौधरी आई थी और जान चुकी है कि यहाँ 4 हम और 5वां अमित है। छठे को देखकर बेशक वह मजदूर ही क्यों ना हो, सोचने के लिए मजबूर हो सकती है कि यह दिक्कत अवश्य आती, परंतु इसे मोना चौधरी ने ही दूर कर दिया है। कैसे? उसका कोई आदमी यहाँ की निगरानी कर रहा था। रुस्तम राव ने आते हुए उसे देखा था, परंतु उसने यह जाहिर नहीं होने दिया कि उसने देख लिया है। वह मोना चौधरी को बता देगा कि एक मजदूर फॉर्म वाले बंगले पर पहुंचा है और कड़कती धूप में आते ही काम पर लग गया। धूप में आते ही? हाँ, ताकि मोना चौधरी के साथी को इस बात का विश्वास हो चले कि वह मजदूर ही है, और इस बात को विश्वास के साथ मोना चौधरी के सामने रख सके। देवराज चौहान ने कहा, कम उम्र का रुस्तम राव बच्चा नहीं है, बहुत खतरनाक है। हर तरफ से सतर्क रहता है कि सामने वाले को कैसे धोखे में रखना है। अब अगर अमित नहीं मानता, सोहनलाल के चेहरे पर सोच के भाव उभरे रहे। अब अगर अमित नहीं मानता तो मुझे अपने ढंग से उसे मजदूर बनने के लिए तैयार करना होगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। अगर सख्ती के बिना ही अमित रास्ते पर आ जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन तुम तो कहते हो कि वह मानता ही नहीं। नहीं मानता, लेकिन मेरे पास रास्ता है कि वह जैसा नहीं करना चाहता, मैं वह काम उससे बढ़िया ढंग से करा सकता हूँ। कहते हुए सोहनलाल के होठों पर मुस्कान बिखरी। हम यही चाहते हैं ना? रात भर वह मजदूरों की हालत में बंगले के बाहरी बरामदे में फर्श पर सोया रहे। ठीक है, सोया रहेगा। देवराज चौहान ने सोहनलाल की आंखों में झांका। और जिस ढंग से उसे मैं सुलाऊंगा वह और भी बढ़िया होगा। ऐसा सोएगा कि सुबह ही उठेगा। यह हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी। रात को अगर कुछ हुआ भी तो उसे कानों कान खबर तक न लगेगी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरा काम पसंदीदा ढंग से होना चाहिए, बेशक वह कैसे भी हो। अमित की वजह से मेरी योजना में किसी प्रकार की रुकावट, बाधा, अड़चन नहीं आनी चाहिए। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। नहीं आएगी, सारी जिम्मेदारी मेरी रही। सोहनलाल की आवाज में विश्वास के भाव थे। उस समय शाम के 4 बज रहे थे जब पेड़ पर बैठे बंगले पर निगाह रखे सूरज सिंह ने जेब से मोबाइल निकाला और उसे ऑन करते हुए हीरालाल से संबंध बनाया। दोनों में बात हुई। तुम कहाँ हो? हीरालाल ने पूछा। फॉर्म वाले बंगले की निगरानी कर रहा हूँ। आज रात को मोना चौधरी का प्रोग्राम तय है? कोई फेरबदल तो नहीं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ हुआ तो खबर कर दूंगा, सूरज सिंह ने कहा। मोना चौधरी, तुम लोग रात को कितने बजे हरकत में आओगे? मेरे ख्याल में रात के 12 बजे बाद। फिर भी पक्के तौर पर तुम्हें किसी भी वक्त मौका पाकर फोन कर दूंगा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कुछ कर रहे हो या डर रहे हो? मैं डरने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। हीरालाल की आने वाली आवाज में सख्ती थी। किस तरह करोगे, क्या करोगे, यह बताने का कोई फायदा नहीं। तुम अपने काम पर रहो और मैं अपना काम करूंगा। मुझे बता देते तो ठीक रहता। मैंने बंगले के पास ही होना है। हो सकता है कि किसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं जिस ढंग से काम करने जा रहा हूं उसमें किसी की मदद मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, सफल होने की कोशिश करना। अगर अमित हाथ में आ जाए तो रूपक लाल से उसका सौदा करने मत बैठ जाना। मेरा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी तलाश पर निकलना पड़े। काम के वक्त जुबान कम चलाया करो सूरज सिंह। हीरालाल की आवाज कठोर हो गई। भाई कैसा है? ठीक है, रात को किसी वक्त फोन करूंगा, यह बताने के लिए कि हम कितनी बजे हरकत में आ रहे हैं। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने फोन ऑफ किया और जेब में डाल दिया। फिर उसकी निगाह बंगले की तरफ उठ गई। धूप में कोई कभी कभार ही झलक जाता था। अलबत्ता जो मजदूर लड़का दिन में आया था वह वहां की सफाई करने में जुटा था। उसने रास्ते की झाड़ियों को साफ कर दिया था। उसके बाद दीवार से लगकर ऊपर जाती बेलों को शायद ठीक कर रहा था।
दूर से सूरज सिंह इतना ही देख पाया। सूरज सिंह ने मजदूर लड़के पर से नजरें हटाई और बंगले पर टिका दी। शाम होते ही रुस्तम राव ने काम रोक दिया, फावड़ा नीचे रखकर वहीं छाया में बैठ गया। देवराज चौहान बाहर आकर कुर्सी पर बैठा तो रुस्तम राव उसके पास नीचे आ बैठा। उस्ताद, रुस्तम राव बोला, अपुन ने तेरा नाम बहुत सुनेला है। तुम डकैती कैसे करता है? थोड़ा सा अपुन के भेजे में भी डालो, किस्मत पलट जाएगी उस्ताद अपुन की। देवराज चौहान ने उस पर नजर मारी। जिस काम के लिए तुम्हें थापड़ ने यहाँ भेजा है, सिर्फ उस पर ध्यान दो। ठीक बोला बाप, रुस्तम राव ने सिर हिलाया। सोहनलाल बंगले से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने फॉर्म की खुली जगह में दूर दूर तक नजर मारी, सब ठीक था। जगमोहन कहाँ है? सोहनलाल के करीब आते ही देवराज चौहान पूछ बैठा। बंगले के पिछली तरफ नजर रख रहा है, बांके वह खाने बनाने की तैयारी में है। उसे कहो जो करना है जल्दी करे। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। मेरे ख्याल में आज रात कुछ हो सकता है। मोना चौधरी का साथी दिन भर से यहाँ की निगरानी कर रहा था। सोहनलाल ने सिर हिलाया, फिर बोला, अमित को मैंने रास्ते पर लगा दिया है। देवराज चौहान ने पुनः सोहनलाल को देखा। सोहनलाल दांत फाड़कर मुस्कुराया। आपने सड़ेले दांत दिखाता है। रुस्तम राव मुंह बनाकर बड़बड़ा उठा। अब वह किसी भी बात को इनकार करने की स्थिति में नहीं है, सोहनलाल ने पुनः कहा। देवराज चौहान ने हौले से गर्दन हिलाई। ठीक है, उसके पास ही रहो, अंधेरा होने में 1 घंटा बाकी है, तब उसे। ठीक है, कहकर सोहनलाल पलटने को हुआ कि रुस्तम राव ने टोका, बाप इस गरीब को देख ले, ठंडा नहीं तो गर्म पानी ही पिला दे, ठंडे से भी ठंडा दूंगा तुझे। सोहनलाल मुस्कुराया, अभी लाया, एक सलाह दूं? रुस्तम राव ने पुनः टोका। सोहनलाल ने ठिठक कर उसे देखा। तेरा थोबड़ा बता रेला है कि तू नशा बहुत कर रेला है। कम कर दे, अपने शरीर की झांकी देख रेला है, वैसे ही हिल रही है। कोई झटका पड़ गया तो खिसक गएला तू। रुस्तम राव मुस्कुराया। बाप बच्चा हूँ, सलाह बुरी लगे तो मत मानना, माफ कर देना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सोहनलाल बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। फुर्सत में बात करूंगा बेटे तेरे से। जरूर कलेला बाप, बेटों के पास तो बाप फुर्सत में ही आते हैं। सोहनलाल ने मुंह बनाया और वापस पलट गया। देवराज चौहान बोला, तुम यहाँ मेकअप में आए हो? मोना चौधरी के साथी ने तुम्हें इस रूप में देखा भी है। तुम तो मेकअप उतार कर अपने असली रूप में आ जाओगे, लेकिन अमित को तुम्हारे मेकअप में कैसे लाया जाएगा? यहाँ पर किसी तरह के मेकअप का सामान नहीं है। देवराज चौहान ने रुस्तम राव पर सवालिया निगाह मारी। फिक्र क्यों करेला है बाप, अपुन 8 कदम आगे की सोचता है और 16 कदम पीछे नजर रखता है। धोती के नीचे टांगों में छोटा सा लिफाफा अटकेला है, उसमें मेकअप का सामान है। देवराज चौहान ने मन ही मन गहरी सांस ली कि वाकई ठीक कहता था, थापर ने लड़का नहीं एटम बम भेजा है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सोहनलाल पानी की बोतल लाया तो रुस्तम राव ने उसके हाथों से बोतल ली और कुछ दूर हटकर बोतल से पानी के छींटे चेहरे पर मारे, फिर हाथ से पानी पिया। सब कुछ इसलिए किया कि यहाँ पर नजर रखने वाला मोना चौधरी का आदमी उसकी हरकत को देखे तो उसे महज मजदूर ही समझे और कुछ नहीं। फिर आगे बढ़कर बोतल सोहनलाल को थमाई और टांगों से मेली हो रही धोती उठाकर उससे अपना गीला चेहरा पोंछने लगा। सोहनलाल भीतर चला गया। देवराज चौहान की नजर फॉर्म पर दूर दूर तक जा रही थी। सूर्य पश्चिम में झुककर नजर आना बंद हो गया था। रुस्तम राव कुछ दूर हटकर बैठ गया था। दिन भर काम करके तुम थक गए होंगे। देवराज चौहान ने रुस्तम राव पर निगाह मारी। यही तो वादा है, अपन की किस्मत में थकने वाली लाइन ही नहीं है। देवराज चौहान ने मुंह घुमाया और उसके होठों पर मुस्कान रेंगती चली गई। अंधेरा होने से कुछ मिनट पहले ही बंगले के मुख्य द्वार के सामने खुली जगह पर रुस्तम राव ने अपने लेटने के लिए चादर बिछा ली। चादर सोहनलाल ने भीतर से लाकर दी थी। देवराज चौहान बाहर ही कुर्सी पर हर रोज की तरह बैठा नजरें दौड़ा रहा था। सब कुछ हर रोज की तरह सामान्य ही था, सिर्फ रुस्तम राव का आना और काम करना ही नया था। अंधेरा हो गया। बाहर की रोशनियां ऑन कर दी गई। रोशनियां इतनी तीव्र थी कि किसी की आंखें उन्हें भेद कर बंगले की हरकतों के बारे में जान सके यह आसान न था। रोशनियां ऑन होते ही देवराज चौहान कुर्सी से उठा और बंगले के भीतर की तरफ बढ़ गया। बरामदे में खुली जगह पर लेटे रुस्तम राव को भी भीतर आने को कहा। देवराज चौहान के साथ साथ ही रुस्तम राव भीतर था। बाप क्या शानदार बंगला है। भीतर आने पर रुस्तम राव ड्राइंग रूम देखकर बोल उठा। देवराज चौहान रुस्तम राव की तरफ पलटा। तुम्हारा मेकअप कैसे उतरेगा? आप उनको बाथरूम का रास्ता दिखा दो बाप, 5 मिनट का काम है। देवराज चौहान रुस्तम राव को बाथरूम में छोड़कर उस कमरे में पहुंचा जहां अमित था। सोहनलाल उसके पास ही बैठा गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। अमित की हालत पूरी तरह फिट थी। सोहनलाल ने उसे 2 गोली वाली सिगरेटें पिला दी थी। वह तगड़े नशे में झूम रहा था और इस वक्त किसी भी बात पर ऐतराज उठाने काबिल नहीं था। उसने कई बार सोना चाहा। नशा जब सिर पर सवार होकर नाचा तो लेटना चाहा, परंतु सोहनलाल उसे सोने दे तब ना। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा, फिर अमित पर निगाहें टिका दी। अब यह किसी बात के लिए मना नहीं करने वाला। बेशक इसे नंगा करके इसे दौड़ने को कह दो तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा। सोहनलाल ने मुंह बिचका कर कहा, कोई बात से ना माने तो डंडे से मनवाना पड़ता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा, कुछ देर में रुस्तम राव आएगा, इसका मेकअप करेगा। ठीक है, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान पलट कर बाहर निकल गया।
ड्राइंग रूम में पहुंचकर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफा चेयर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां रुस्तम राव पहुंचा। देवराज चौहान ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। रुस्तम राव का असली रूप किसी राजकुमार से कम नहीं था। बेहद खूबसूरत चेहरा, चमकती जानदार आंखें, गोरा चिट्टा रंग। देवराज चौहान सोच भी नहीं सकता था कि मेकअप के पीछे इतना खूबसूरत युवक होगा। वास्तव में मेकअप शानदार ढंग से किया हुआ था, लेकिन उसके जिस्म पर इस वक्त अंडरवेयर था। कैसा हूं बाप, जचता है ना? रुस्तम राव ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। बाप, अपन को कपड़ा पहनने को दे, इस तरह कब तक घूमेगा? तभी जगमोहन वहां पहुंचा। उसने पहली बार रुस्तम राव को देखा था। बाप, ये लंबा चौड़ा कौन है? मेरा दोस्त जगमोहन। नाम सुनेला है, तुमने तो उसकी लाइफ बना दी, अब उनकी भी बना दे बाप। देवराज चौहान मुस्कुराया। यह बोलता बहुत है। जगमोहन ने रुस्तम राव को देखते हुए घूरा। थापर ने भेजा इसे? हाँ बाप, थापर साहब के कहने पर आया हूँ। अब उनके पास इतना वक्त नहीं कि यूं ही दौड़ू फिरू। तेरे बारे में आने की खबर तो मुझे मिल गई थी, लेकिन वक्त नहीं मिला तेरे पास आने का। तो अपन को बोलता बाप, सलाम मारने आ जाता। कहकर रुस्तम राव ने सलाम ठोका। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। इसकी ज्यादा चलती जुबान आने वाले वक्त में अड़चन डाल सकती है, काम खराब कर सकती है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही रुस्तम राव क्या उठा। चिंता मत करो बाप, अपन जब गुंगा बनता है तो दुनिया का कोई डंडा अपन का मुंह नहीं खुलवा सकता। जगमोहन गहरी सांस लेकर पलटने को हुआ तो देवराज चौहान ने कहा, इसके लिए कपड़े ला दो। अमित वाले कमरे में अमित के कई कपड़े पड़े हैं। जगमोहन पलटकर आगे बढ़ गया। बढ़िया कपड़े लाना बाप, घटिया पहनने की अपन को आदत नहीं है। पीछे से रुस्तम राव ने आवाज लगाई। देवराज चौहान सिगरेट का कश लेकर बोला, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी मुंबईया भाषा भारी अड़चन डालेगी। किसी करोड़पति अरबपति का बेटा ऐसी भाषा नहीं बोलता। मोना चौधरी को शक हो सकता है कि तुम अभी अपन को नहीं जानता बाप। रुस्तम राव शांत स्वर में कह उठा। अपन यतीम था, फुटपाथ पर हाथ फैलाता था कि 2 रोटी मिल जाए और पेट भर जाए। अपन को ना तो बाप का मालूम और ना ही माँ का। तब 6 बरस का था जब थापर साहब अपन को अपने साथ ले गए। 10 साल बीतला है इस बात को। इन 10 सालों में थापर साहब ने अपन को बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, एकदम फिट कर दिया। थापर साहब हमेशा अपन की पीठ ठोकता है और अपन थापर साहब का एहसान जिंदगी भर नहीं बोल सकता। तो भाषा की बात बोलता है बाप, तेरे को मालूम है हिंदुस्तान की कितनी भाषाएं हैं? 15। देवराज चौहान ने कहा। ठीक बोला बाप, और उन 15 में से 10 भाषा को अपन जानता है, एकदम फिट अंदाज में जानता है। 3 विदेशी भाषा जानता है। सब थापर साहब का मेहरबानी है। थापर साहब के बड़े बड़े काम अपन चुटकियों में हल कर देता है, समझा बाप? तुम जो भाषा बोलेगा हम वही बोलेगा। शरीफों वाली भाषा बोलो, जिससे लगे कि तुम भागीरथ मल्होत्रा के बेटे हो सकते हो। मोना चौधरी के सामने बोल रहे ना बाप? हाँ, अपन बोलेगा, जब वक्त आएगा अपन सब फिट कर देगा। रुस्तम राव ने कहा, लेकिन बाप, मोना चौधरी का नाम अपन ने बहुत सुनेला है, उससे झगड़ा ना होता तो ठीक रहता। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में जाकर, तुम्हें थापड़ ने किस काम के लिए भेजा है? चिंता मत करो बाप, अपन अपने काम से पीछे नहीं हटता। सामने जो भी खड़ा होइला उसे साफ कर देना मांगता। तेरे को अपन से शिकायत नहीं मिलने का। रुस्तम राव ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर अपन ने ठीक ढंग से काम नहीं करेला तो थापड़ साहब को क्या मुंह दिखाएंगा? अपन का मुंडी नीचे का हो यह अपन को मंजूर नहीं। तभी जगमोहन कमीज पैंट ले आया। रुस्तम राव ने कपड़े पहने। मैं बंगले की छत पर जा रहा हूँ आसपास नजर रखने के लिए। जगमोहन बोला। ठीक है। जगमोहन चला गया। देवराज चौहान उठता हुआ बोला, आओ। रुस्तम राव देवराज चौहान के साथ चल पड़ा। देवराज चौहान सबसे पहले किचन में पहुंचा। यहाँ बाकेलाल राठौर अपने काम में व्यस्त था। उन दोनों को देखकर ठिठका, का हाल है रे थारा छोरे? एकदम फिटा बाप। रुस्तम राव मुस्कुराया। तू तो हमारे को बिना ब्याह का बाप बना कर रहेगा, थोड़ी सी तो शर्म होवे थारे को। बाकेलाल राठौर मुंह बिचका कर बोला, आप उनके लिए सभी बाप है बाप। अपुन तेरे को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाएंगा। बहुत बढ़िया, एकदम फिट खाना बनाता है अपुन। एक बार खाएगा तो याद करेगा। बांके, देवराज चौहान ने कहा, हुक्म। अंधेरा हो चुका है, ज्यादा वक्त नहीं है। खाना नहीं बना तो रहने दो और बाहर जाकर ड्यूटी दो। खाना तैयार हो गए, सबकी थाली में परोस कर देना हो गए। 15 मिनट में काम निपट जाए तो जल्दी करो। ठीक 15 मिनट बाद मैं तुम्हें बाहर देखना चाहता हूँ। ऐसा ही हो गए। देवराज चौहान रुस्तम राव के साथ बाहर निकला और पहली मंजिल पर बने अमित वाले कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बाप, चलते चलते रुस्तम राव ने पूछा, तेरा क्या ख्याल है, मोना चौधरी आज आएगी क्या? वह कभी भी आ सकती है, आज भी, कल भी, परसों भी। अब उसके आने का कोई वक्त तय नहीं रहा। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा, उसका आदमी यहाँ पर नजर रख रहा है तो स्पष्ट है कि वह हरकत में आने की तैयारी में है और उस तैयारी को वह कभी भी अंजाम दे सकती है। एक बात तो बता बाप, मोना चौधरी जब आएला तो तुम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसे आने देंगे। तेरा मतलब कि तुम मोना चौधरी को अपन के पास पहुंचने देगा? रुस्तम राव बोला, वह तुम तक पहुंचेगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। वो समझेगी कि भागीरथ के बेटे अमित को यहाँ से ले गई है, या तो बाद में उसे मालूम होगा कि वो अमित को नहीं तुम्हें ले गई है। ऐसा करने का फायदा बाप, मैं कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि झगड़ा ना हो, मेरा और मोना चौधरी का टकराव ना हो। अगर हम आमने सामने आ गए तो फिर जो भी होगा बुरा ही होगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था।
तुम बोलता है तो ठोक बजा कर है, राइट कहता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगली बार मोना चौधरी और भी ताकत के साथ यहाँ धावा बोलेगा और कि इस खेल का वक्त सिर्फ 30 दिन का है और 20 दिन निकलने को है। मेरी कोशिश यही होगी कि यह वक्त निकल जाए, देवराज चौहान ने कहा। समझ गया बाप, बिल्कुल फिट समझ गया, पर अपुन की खोपड़ी में एक बात है, क्या मोना चौधरी अपुन को ले जाएगी? हाँ, अपुन हर वक्त मोना चौधरी के करीब रहेला। अपुन के पास बहुत वक्त और टाइम होगा। अपुन आसानी से मोना चौधरी को खल्लास कर सकता है। अपुन को तुम्हारी हाँ मांगता है। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों बाप? मोना चौधरी के साफ होते ही सारा टंटा ही फिट हो जाएगा। मोना चौधरी मेरी दुश्मन नहीं है, उसके साथ मेरी सीधी दुश्मनी नहीं है। उसके मेरे बीच खींचातानी का सेंटर पॉइंट अमित है। वह अमित को पाना चाहती है और अमित मेरी सुरक्षा में है। अमित को भूलकर हम आपस में झगड़ा शुरू करते तो यह उसूलों के खिलाफ होगा। तुम बिल्कुल ठीक बोलता है बाप, पर ऐसा हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। रुस्तम राव ने सोच भरे स्वर में कहा। वह यहाँ पर हमला बोलेगी तो किसी को भी खल्लास कर सकती है। तुम्हारा साथी मरेगा तो क्या तब भी तुम चुपचाप बैठेगा? अगर मोना चौधरी का कोई साथी मरेगा तो क्या वह चुपचाप बैठेगी? नहीं बाप, ऐसा होते ही तुम दोनों अमित को बोलकर आपसी दुश्मनी शुरू कर दोगे। इन बातों में ऐसा ही होता है बाप। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत भाव उभरे रहे। जब तक ऐसी बात की नौबत नहीं आती तब तक इस बारे में सोचना भी नहीं है। ऐसी नौबत आएगी बाप, अपुन लिख कर देता है, रुस्तम राव ने पक्के स्वर में कहा। जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दोनों अमित वाले कमरे में पहुंचे। अमित उसी हालत में था जिस हालत में देवराज चौहान उसे छोड़कर गया था। इसका मेकअप कर दो। मेकअप वैसा ही होना चाहिए जिस रूप में तुम आए थे, देवराज चौहान ने कहा। रुस्तम राव गहरी निगाहों से अमित को देख रहा था। चिंता मत करो बाप, इसको अपन एकदम फिट कर देगा, रुस्तम राव ने कहते हुए अमित से नजरें हटाई और सोहनलाल को देखकर बोला, बाथरूम में बालों की विग और एक पैक लिफाफा पड़ा है जिसमें मेकअप का सामान है, वह ले आओ। जो कपड़े अपुन पहनकर आया था वह भी लेते आना। सोहनलाल उठा बाहर निकल गया। इसे नशा करा रखा है बाप, रुस्तम राव गंभीर स्वर में बोला। सोहनलाल का किया धरा है, अमीर बाप की जिद्दी औलाद है, हमारी बात मान नहीं रहा था। वो तो ठीक है बाप, पर अपुन को नशा अच्छा नहीं लगता। इतनी छोटी उम्र में इसे नशा करा देना गलत बात है। बात नहीं मानेला तो बेहोश करके इसे मेकअप में बाहर सुलाएला था। तभी सोहनलाल ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, इसने बहुत नशे कर रखे हैं, नशों का आदी है ये, और मैंने तो इसके भले के लिए इसे नशा कराया कि जो हम कर रहे हैं हमें करने दे और इसकी जान बच जाए। वैसे भी नशा ना करवाते और इसे रास्ते पर लाने के लिए ठुकाई करते तो इसमें इसके हाथ पांव टूट सकते थे। ठीक है बाप, अरबपति की औलाद है, पेट भरने से ज्यादा ये लोग नशा करेला है। रुस्तम राव ने आगे बढ़ते हुए कहा। अमित के पास छिटक कर बोला, बाप कौन है तू? बुरी तरह नशे में डूबा अमित फीके स्वर में कह उठा। अमित ठीक है चलेगा, कहते हुए रुस्तम राव ने सोहनलाल को देखा। तुम मेरे साथ हाथ लगाओ, इसके कपड़े उतार कर इसे नंगा करे लाए, फिर वो मजदूर वाले कपड़े डाल ले। उसके बाद अपन इसका एकदम फिट मजदूर की माफिक मेकअप करेला। होश में आकर अपना चेहरा देखिला तो राम से ब्रदर की हॉरर मूवी की माफिक भूत भूत कहता दौड़ेला। सोहनलाल अमित की तरफ बढ़ा। सोहनलाल, देवराज चौहान ने स्पष्ट स्वर में कहा, मैं अपने काम में किसी तरह की अड़चन नहीं आने देना चाहता। इसके लिए जरूरी है कि अमित किसी बात का ऐतराज उठाने के लायक न रहे, समझे? समझ गया। इसे खाना खिलाता रहूंगा, गोली वाली सिगरेट पिलाता रहूंगा। जब तक मोना चौधरी यहाँ हमला नहीं बोलती तब तक इसे इसी हालत में रखना है। ठीक 20 दिन बाद इसे सही सलामत जिंदा भागीरथ मल्होत्रा के हवाले करना है। तब तक इसकी सांसों को कुछ नहीं होना चाहिए। भागीरथ से किया वादा हमने हर हाल में पूरा करना है। देवराज चौहान का स्याह स्वर दृढ़ता से भरा हुआ था। मैं बाहर जा रहा हूँ, इसका मेकअप करके बाहर लाकर इसे बाहरी बरामदे में उसी जगह पर लिटा देना जहां कुछ देर पहले रुस्तम राव चादर पर लेटा था। 1 मिनट, सोहनलाल ने रुस्तम राव पर निगाह मारकर देवराज चौहान को देखा। यह लड़का मेकअप कर लेगा? जवाब में देवराज चौहान ने रुस्तम राव को देखा। रुस्तम राव ने मुस्कुराकर सोहनलाल को देखा। चिंता मत करो बाप, अपुन इसके साथ साथ तेरा भी बढ़िया मेकअप करके बाहर लंबा डाल देगा। अपुन के काम में कोई कमी नहीं रहता। यह सारी पढ़ाई अपुन ने थापर साहब से सीखेला है। चल बाप, उतार इसके कपड़े, अपुन इसे पकड़ कर रखता है। सोहनलाल गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा और रुस्तम राव के काम में हाथ बटाने लगा। देवराज चौहान बाहर निकल गया। फॉर्म के बंगले से काफी दूर रात को 9 बजे सूरज सिंह की मुलाकात मोना चौधरी और जुबेर सिंह से हुई। ये दोनों 1 घंटा पहले आ गए थे, परंतु अंधेरे में सूरज सिंह को तलाश करने में 1 घंटा लग गया। वे सब कुछ दूर अंधेरे में खड़ी कार में जा बैठे। सूरज सिंह के लिए खाने का सामान पैक कराकर लाया गया था। जुबेर सिंह ने सामान उसे दिया तो कार में बैठे सूरज सिंह ने खाना शुरू कर दिया। दिन में उसे कुछ भी नहीं मिला था। दिन भर बंगले पर क्या रहा? मोना चौधरी ने पूछा। कोई खास बात नहीं, सब लोग वहीं थे। खाते खाते सूरज सिंह बोला। कोई बाहर गया? नहीं। कोई आया? नहीं। हाँ, सूरज सिंह एक पल के लिए ठिठका। फावड़ा लिए एक मजदूर आया था। मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर वे लोग तो किसी को बुलाने से रहे, वह मजदूर आता ही रहता होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि वह मजदूर ही था? मोना चौधरी ने अंधेरे में सूरज सिंह को देखा। वह मजदूर ही था। सूरज सिंह विश्वास भरे स्वर में बोला। यह इत्तेफाक ही रहा कि जिस पेड़ पर चढ़कर मैं छिपा बैठा था उसके नीचे बैठकर जाते समय उसने रोटी खाई। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह देखा था,
तब अब यह बात अलग है कि तुम कहो कि वह मजदूर नहीं राजा का लड़का था। सूरज सिंह ने तीखे स्वर में कहा। कितनी उम्र थी उसकी? कम ही थी, 20 के आसपास रही होगी। उसकी हालत देखकर मैंने सोचा कि अगर ऊपर वाला बरसात कर दे तो बेचारे को कम से कम गीला होने का मौका मिल जाए। कहते हुए सूरज सिंह हंसा। हालत उसकी यह थी कि नया नहीं लग रहा था। मोना चौधरी खामोश रही। बंगले पर जाकर उसने किसी से बात की, फिर बंगले तक पहुंचने वाले रास्ते में जो झाड़ियां खड़ी हो रखी थी उन्हें साफ करने में जुट गया। उसके बाद दीवार की बेलों से शायद सूखे पत्ते निकाल रहा था। बहुत मेहनती था। 11 के आसपास पहुंचा था और शाम होने तक बिना रुके काम करता रहा, और अंधेरा होते समय मैंने उसे बंगले के मुख्य द्वार के सामने ही आहते में चादर बिछाकर लेटते देखा है। काम बाकी रहा होगा, वह कल सुबह उठकर करना होगा उससे। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगाई। मतलब कि तुम दावे के साथ कह सकते हो कि वह सिर्फ मजदूर ही था? हाँ, सूरज सिंह ने पक्के अंदाज में सिर हिलाया। मोना चौधरी ने सिगरेट का कश लिया। तुमने अपना सामान खरीद लिया जो आज रात चाहिए होगा? सूरज सिंह ने पूछा। हाँ, यानी कि आज रात पक्का है कि? सूरज सिंह ने आगे के शब्द अधूरे छोड़ दिए। हाँ, क्या तुम्हें विश्वास है कि भागीरथ के लड़के को ले आओगी? सूरज सिंह ने उसे देखा। रात के अंधेरे में सूरज सिंह ने मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक लहराती देखी। विश्वास है, एक बार बंगले पर पहुंच गई फिर सब कुछ मेरे हाथों में होगा। मोना चौधरी की आवाज में ऐसे भाव थे कि सूरज सिंह होठों पर जीभ फेर कर रह गया। काम कब शुरू करना है? जुबेर सिंह ने पूछा। रात को 12 बजे। हमने बंगले पर हमला किस तरफ से करना है? सूरज सिंह ने पूछा। अभी हरकत में आने में काफी वक्त बचा है। मोना चौधरी ने कहा। मैं दूर ही से बंगले का चक्कर लगाकर आती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि हमला किस तरफ से करना है। अगर तुम बंगले में जाने में सफल हो गई तो हम कहाँ तुम्हारा इंतजार करें? यहीं पर। और अगर खतरा महसूस करो तो अपने ठिकाने वाले बंगले पर चले जाना। फुर्सत पाते ही मैं वहीं पहुंच जाऊंगी। मोना चौधरी के होठ भिज गए थे। खाली हाथ या भागीरथ के लड़के के साथ? सूरज सिंह पुनः मोना चौधरी पर निगाह मारते हुए बोला। लड़के के साथ। मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली। सूरज सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। पहला मौका मिलते ही सूरज सिंह ने हीरालाल को मोबाइल फोन पर बताया कि रात ठीक 12 बजे बंगले पर हमला किया जाएगा, और उस हमले के बाद मोना चौधरी कैसे बंगले की तरफ जाएगी सब कुछ बता दिया। अब हीरालाल ने यह तय करना था कि वह बंगले में कैसे पहुंचे और पहुंचने के बाद उसने क्या क्या कैसे करना है। गोली वाली सिगरेट के नशे में डूबे अमित को सोहनलाल ने खाना खिलाया, फिर उसे उठाकर खड़ा किया और सहारा देकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमित का हुलिया सिर से पांव तक बदला हुआ था। रुस्तम राव के मेकअप का ही कमाल था कि वह गंदा मेला कुचेला ऐसा खानदानी मजदूर लग रहा था जो महीनों से नहाया ना हो। यकीनन अगर अमित होश में होता और शीशे में अपना चेहरा, अपनी हालत देखता तो बवाल मचा देता, लेकिन इस वक्त तो ठीक से चल पाना भी उसके बस की बात नहीं थी। सोहनलाल ने चंद कदम उसे लगभग जबरदस्ती ही घसीटते ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। अमित के मस्तिष्क में होश की हवा का झोंका आया तो वह ठिठका, रुकते ही जोरों से झूमा, फिर सोहनलाल की बाह पकड़कर झूल गया। चाचा, बोल बोल, सोने दे यार मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? जोरों से नींद आ रही है। अमित लड़खड़ाती आवाज में कह उठा। भतीजे, तेरे ठंडे वाले कमरे में ले जा रहा हूँ। सोहनलाल ने उसका कंधा थपथपा कर कहा। एसी वाले कमरे में? हाँ भतीजे, जल्दी कर, नहीं तो कमरा गर्म हो जाएगा। सोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा। तुम बहुत अच्छे हो चाचा, और अभी तक तुमने अपने अच्छे चाचा को छोटा सा चेक साइन करके नहीं दिया। दूंगा मैं अभी पापा को मुंबई में फोन करके अपनी चेकबुक कल करना फोन। अब सो जा। हाँ, नींद आ रही है। सोहनलाल अमित को लेकर नीचे आया, फिर ड्राइंग हॉल पार करता हुआ मुख्य दरवाजे को भी पार करता हुआ बंगले के बाहरी बरामदे में आ गया, जहां शाम को रुस्तम राव ने अपने लेटने के लिए चादर बिछाई थी। सोहनलाल ने अमित को उस चादर पर लिटाया। सिर के नीचे तकिया भी नहीं था। तभी हवा का तेज झोंका आया। चाचा, एसी बहुत तेज चल रहा है, ठंड लगेगी, धीमा कर दो। फिक्र ना कर भतीजे, अभी करता हूं। अमित उस पल ही नींद में डूबने लगा। हवा का झोंका थम गया। बस, अमित बड़बड़ाया, इतना ठीक है, एसी की और स्पीड मत बढ़ाना। भतीजे, अभी तो कहेगा डंडे वाला पंखा चला, गर्मी लग रही है। सोहनलाल बड़बड़ाया। अमित सेकंडों में ही गहरी नींद में डूब गया। सोहनलाल करीब 5-6 मिनट उसके पास ही खड़ा रहा। जब सोहनलाल को विश्वास हो गया कि अब अमित सुबह से पहले नहीं उठेगा, तो उसने आसपास नजर मारी। सामने से ही बाकीलाल राठौर आता नजर आया। पास पहुंचा। की होया? बाकीलाल राठौर ने पूछा। बल्ले बल्ले, लुढ़क गया छोरा। हाँ, प्यारे भतीजे से चेक ले लियो का? बाकीलाल राठौर ने व्यंग से कहा। अगर कई ये लंबा लुढ़क गए हो तो थारा चेक मारा जाएगा। सोहनलाल हंस कर रह गया। देवराज चौहान ने रुस्तम राव पर निगाह मारी। कीमती कपड़ों में सजा धजा, अपने खूबसूरत चेहरे के साथ वह हर तरफ से किसी अरबपति का बेटा ही लग रहा था।
रुस्तम राव ने मुस्कुराकर खुद को देखा, फिर देवराज चौहान को। क्यों बाप, कैसा लगता है अपन? बिल्कुल फिट है ना? मैं काम की तरफ ध्यान देता हूँ, लड़कियों की तरफ नहीं। देवराज चौहान उस छोटे से लड़के के अंदाज पर मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बोलचाल अड़चन डाल रही है। मुंबईया भाषा तुम्हें छोड़नी होगी। फिक्र नहीं बाप, जो भाषा को अपन वही बोलेगा। तो शरीफों वाली भाषा में बात करो, जैसे अच्छे लोग बात करते हैं, देवराज चौहान ने कहा। रुस्तम राव 2 पल शांत रहा, फिर शांत लहजे में बोला, अब मैं सादी भाषा में बात करूंगा, इसी ढंग से ना? रुस्तम राव मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मोना चौधरी आई तो उसे मैं आसानी से हैंडल कर लूंगा। तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कैसा खतरा? यहां से ले जाने के बाद जब मोना चौधरी को मालूम होगा कि वह धोखा खा गई है, तुम अमित नहीं हो, अमित के बदले वह किसी और को उठा ले आई है, तो अपना गुस्सा वह तुम पर भी उतार सकती है। ऐसा हो सकता है, रुस्तम राव ने सोच भरे अंदाज में कहा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। एक बात बता दो कि जब भी मोना चौधरी आएगी तो उसके साथ कैसे जाना है? ना नुकुर करनी है या? जैसे भी मोना चौधरी के साथ जाओ, लेकिन उसे शक ना होने पाए कि हम कोई खेल खेल रहे हैं। ठीक है? रात को तुम्हारे पास बांके रहेगा। कमरे में मोना चौधरी तुम्हें अकेला पाएगी तो शक खा सकती है, क्योंकि हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसे में हर समय तुम्हारे पास किसी का होना जरूरी है। ठीक है, तो बाकेलाल को मोना चौधरी से खतरा पैदा हो सकता है। मैं बाके को समझा दूंगा कि मोना चौधरी के आने पर क्या करना है। देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी आज आ सकती है? रुस्तम राव ने पूछा। वह कभी भी आ सकती है, आज भी, कल भी और उसके बाद भी। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। देवराज चौहान ने बाकेलाल राठौर को समझा बुझाकर रुस्तम राव के साथ भेज दिया। फिर छत पर जगमोहन को समझाकर नीचे आया। उसके बाद बंगले के बाहर खड़े सोहनलाल के पास पहुंचा। क्या पोजीशन है? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक है, कोई नजर नहीं आया, सोहनलाल ने कहा। अगर कुछ होता है, कोई लोग आते हैं, तो उनका मुकाबला नहीं करना है, मुकाबले का दिखावा भर करना है। अगर जान पर बना है तो फिर सामने वाले को नहीं छोड़ना। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पास में रिवॉल्वर है? हाँ, रख ली है। देवराज चौहान ने कुछ दूर बरामदे में सोए अमित पर नजर मारी, जो अंधेरे में बहुत कम नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने दूर खुले में नजर मारते हुए कहा, अमित कब तक उठेगा? सुबह, वह भी देरी से, सोहनलाल ने पक्के स्वर में कहा। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे वाले अंदाज में सिर हिलाया। तुम बंगले के पीछे वाले हिस्से में राउंड लगाते रहो, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि मोना चौधरी आए और रुस्तम राव को अमित समझकर उठा ले जाए। सोहनलाल ने सिर हिलाया और बंगले के पिछवाड़े जाने के लिए आगे बढ़ गया। देवराज चौहान जो करना चाहता था कर चुका था, अब वह निश्चिंत था। मोना चौधरी जब भी आए कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जब तक मोना चौधरी ने नहीं आना था तब तक यहाँ का सारा इंतजाम इसी तरह चलना था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सामने पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। बंगले के आसपास फैली रोशनी में सब कुछ स्पष्ट चमक रहा था, परंतु रोशनी के बाद सारी जगह गहरे काले अंधेरे में डूबी नजर आ रही थी। बाकेलाल राठौर ने कमरे में प्रवेश किया तो रुस्तम राव को देखकर ठिठका। कीमती कपड़ों और अपने खूबसूरत चेहरे में वह जंच रहा था। छोरे, तू तो बहुत बढ़िया लग रही है बे। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर मुस्कान थी। रुस्तम राव मुस्कुराया। मारे बीकानेर या उसके गुरुदासपुर में होवे तो वहां की छोरिया थारी जान के पीछे पड़ जावे। मैं काम की तरफ ध्यान देता हूँ, लड़कियों की तरफ नहीं। रुस्तम राव मुस्कुराया। ठीक बोले तू, थारी उम्र कच्ची होवे, पण यो थारी बोलचाल को का हुआ? भागीरथ मल्होत्रा जैसे अरबपति का बेटा ऐसे ही बोलेगा। अगर लफाड़ी भाषा बोलेगा तो मोना चौधरी को शक हो सकता है कि उसके साथ धोखेबाजी की जा रही है। रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। बाकेलाल राठौर आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ठीक बोले तू, थारी अक्ल घनी होवे हो, थापर साहब के का हाल होवे। ठीक है छोरे, अब कान खोलकर सुन ले मारी बात। तू भी आराम कर, मारे को भी आराम करन दे। अगर रात को कुछ हो जावे तो हम गहरी नींद में सोवे रहो, समझो कुछ? हाँ, तन्ने अपना काम ठीक से करो हो, मैं सब देख लूंगा। अब तुम भी नींद लो और मुझे भी सोने दो। कहने के साथ ही रुस्तम राव उठा और बेड की तरफ बढ़ गया। बाकेलाल राठौर पास पड़े लंबे सोफे पर जा लेटा। मारे को लेटने वास्ते ये बहुत बढ़िया लगे, कहते हुए बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। उस समय रात के ठीक 12 बज रहे थे। सूरज सिंह और जुबैर सिंह बंगले के पिछवाड़े रोशनी के दायरे के बाहर मौजूद थे। दोनों के हाथ में रिवॉल्वरें नजर आ रही थी। सूरज सिंह ने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह मारी। अंधेरे में दोनों सुइयां चमकती हुई 12 पर पहुंच चुकी थी। दोनों के चेहरे पर सख्ती और दृढ़ता नाच रही थी। 12 बज गए हैं, सूरज सिंह ने कहते हुए अपनी कौवे की चोट जैसी नाक को मसला। जुबैर सिंह की नजरें रोशनी में चमकते बंगले की छत पर थी। एक बंगले की छत पर है, छत के चक्कर लगा रहा है, जुबैर सिंह बोला। और वह सोहनलाल जिसे कार की डिक्की से पकड़ा था, नीचे बंगले के चक्कर काटता नजर आ रहा है। लगता है बंगले के आसपास घूमे जा रहा है, सूरज सिंह ने कहा। और बाकी के 2 में से एक उस लड़के अमित के पास होगा और चौथा बंगले के सामने की तरफ। वक्त हो चला है, हमें उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना है।
ताकि दूसरी तरफ से मोना चौधरी को बंगले में पहुंचने का मौका मिल जाए, जुबेर सिंह ने कहा। और ऐसा करने के लिए हमें कम से कम 15 मिनट लगातार गोलीबारी करनी होगी। मोना चौधरी की इस बात को ध्यान में रखना कि कोई गोलियों का निशाना न बने। हमें सिर्फ उन लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाना है। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को थपथपाया। गोलियां कम तो नहीं है तेरे पास? बहुत है, 30 मिनट के लिए काफी है, जुबेर सिंह ने कहा। जवाबी फायरिंग से हमें खुद को बचाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लंबे पड़े हो, जुबेर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। वक्त हो चला है, मोना चौधरी इंतजार कर रही होगी, हो जा शुरू। सूरज सिंह ने अंधेरे में जुबेर सिंह को गहरी नजरों से देखा। मेरे से दूर हो जा और गलती से मेरे सामने मत आ जाना। जुबेर सिंह ने कड़वी नजरों से उसे घूरा। दोनों की चमकती आंखें आपस में मिली। सूरज सिंह अजीब सी हंसी हंसा और फिर खुद ही जुबेर सिंह से दूर हटता चला गया। कुछ देर बाद ही वह जगह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठी। एक के बाद एक फायर। ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारे लोगों ने एक साथ वहां हमला बोल दिया हो। सूरज सिंह और जुबेर सिंह फायरिंग के दौरान फुर्ती से अपनी पोजीशन भी बदलते जा रहे थे ताकि दूसरों को लगे कि फायरिंग करने वालों की संख्या ज्यादा है। पहले फायर की आवाज सुनते ही देवराज चौहान चौंका और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। पहले आंखों में चमक उभरी, फिर होठों पर मुस्कान नाच उठी। तो मोना चौधरी हरकत में आ गई। यह हमला यकीनन उसकी तरफ से ही उसके आदमियों द्वारा था। फायरिंग की आवाज बंगले के पिछवाड़े की तरफ से आ रही थी। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि इस तरह फायरिंग करके वे लोग बंगले वालों का ध्यान पीछे की तरफ भटकाना चाहते हैं। मतलब कि सब पीछे जाएं और मोना चौधरी निर्विघ्न बंगले में पहुंच जाए। देवराज चौहान फौरन समझ गया कि मोना चौधरी का इरादा बंगले के भीतर पहुंचने का है और देवराज चौहान तो खुद यही चाहता था, ताकि बंगले में पहुंचकर वह जिस काम को अंजाम देना चाहती है उसे दे और यहां से चली जाए। हामिद के फेर में रुस्तम राव को ले जाए। ऐसा हो जाने से अगले 2-4 दिन और बीत जाएंगे। रूपक लाल का दिया वक्त और कम हो जाएगा। स्पष्ट था कि मोना चौधरी इस वक्त उस पर निगाह रखे हुए होगी कि वह यहां से हटे और वह भीतर पहुंचे। एकाएक इस तरह फायरिंग होने पर देवराज चौहान का बंगले के पिछवाड़े की तरफ जाना जरूरी था, नहीं तो मोना चौधरी समझ जाएगी कि वह उसकी चाल को भाप गया है। अगले ही पल देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और बंगले के साथ साथ घूमते हुए पिछवाड़े की तरफ दौड़ा। अब जवाबी फायरिंग भी शुरू हो चुकी थी। देवराज चौहान बंगले के पीछे पहुंचा तो वहां गहरा अंधेरा पाया। फायरिंग करने वालों ने लाइटों को निशाना बनाकर वहां गहन अंधेरा कर दिया था। बंगले की छत से जगमोहन और नीचे कहीं छिपा सोहनलाल भी गोलियां चला रहे थे। देवराज चौहान ने ओट में रहकर ही रुक रुक कर उस तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी, परंतु देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान रेंग रही थी। बंगले के सामने वाले हिस्से की तरफ कोई ना था और इस बात को मोना चौधरी अवश्य जानती होगी और अब मोना चौधरी ने किसी भी वक्त बंगले के भीतर प्रवेश कर जाना था। छोटे, बाकीलाल राठौर फौरन आंखें खोलकर बोल उठा। ठाठा की आवाज आवे है? सुने लाऊं बाप, सो जा। रुस्तम राव धीमे स्वर में बोला। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली थी। मोना चौधरी कुछ करे है? सो जा बाप, सो जा। तेरी जुबान बंद रहेगी तो मोना चौधरी आएंगी। तेरे को उसने जगह पा लिया तो लफड़ा हो जाएगा। पहले वो तेरे को खल्लास करेगा, फिर मेरे को देखेगा। बाकीलाल राठौर के होठों से लंबी सांस निकली। ये छोरो है के बाप? बाकीलाल आंखें बंद करके बड़बड़ा उठा। सही बोले है, मारे को चुप रहना चाहिए। मारी जुबान चलती रही तो मोना चौधरी मारी जुबान बंद करो, तब मामला बिगड़ जाओ। बाहर होने वाली फायरिंग में अब तेजी आ गई थी। बाकीलाल राठौर ने एक आंख खोलकर नाइट बल्ब की रोशनी में रुस्तम राव को देखा। रुस्तम राव बेड पर अधलेटा सा पड़ा था। यह तो इंतजार करो हो मोना चौधरी का। वह पुनः बड़बड़ाया। छोरा तो बड़ो होकर कोई बड़ो ही काम ही करो। इस कपूत के पांव तो पालने से भी बड़े हो गए हो। रात के अंधेरे में मोना चौधरी की आंखें किसी शिकारी की भांति चमक रही थी। ज्यों ज्यों रात गहरी होती जा रही थी त्यों त्यों उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों की तीव्र चमक उस वक्त जली बुझी जब पहले फायरिंग की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके साथ ही उसके होठों में कसावा गया। एक के बाद एक फायर आवाजें बढ़ने लगी। फिर जवाबी फायरों की आवाज भी उसके कानों में पड़ी। यह सब बंगले के पीछे की साइड हो रहा था और वह बंगले के फ्रंट हिस्से में फैली रोशनी के दायरे के पार अंधेरे में खड़ी थी। नजरें बंगले के मुख्य द्वार वाले हिस्से पर स्थित थी। फायरिंग के तुरंत बाद ही मोना चौधरी को देवराज चौहान नजर आया, जो हाथ में रिवॉल्वर थामे बंगले के गिर्द दौड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। मोना चौधरी की शिकारी आंखों की चमक और बढ़ गई। देखते ही देखते फायरिंग की आवाज में तेजी आ चुकी थी। देवराज चौहान नजरों से ओझल हो चुका था। बेहतरीन मौका सामने था। मोना चौधरी को पूरा विश्वास था कि कम से कम इस वक्त तो सबका ध्यान बंगले के पीछे वाले हिस्से की तरफ था जहां फायरिंग हो रही थी। यह जुदा बात थी कि 2-4 मिनट बाद उन लोगों को बंगले के सामने का ध्यान आए और कोई वहां जाए। यह भी हो सकता था
कि देवराज चौहान उसकी चाल को समझ जाए कि वह क्या चाहती है। उसने सिर्फ एक ही दिशा में से फायरिंग क्यों करवाई? मोना चौधरी को इसी मौके का, इसी वक्त का इंतजार था। मोना चौधरी ने पीठ पर लटका रखा छोटा सा बैग दुरुस्त किया और पूरी गति के साथ बंगले की तरफ दौड़ पड़ी। अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह रोशनी में नहा उठा। बदन पर हमेशा की तरह जीन की पैंट और जीन की ही ढीली कमीज थी। मोना चौधरी जानती थी कि कोई और वक्त होता तो रोशनी में आते ही वह फौरन उनकी निगाह में आ जाती, परंतु इस वक्त वह सब बंगले के पीछे होने वाली फायरिंग में व्यस्त थे। 2 मिनट में ही मोना चौधरी ने रोशनी वाला वह हिस्सा पार कर लिया और अब वह बंगले के सामने थी। दौड़ते दौड़ते वह बंगले के खुले प्रवेश द्वार पर रुकी। एकदम भीतर जाना ठीक ना था। अगर देवराज चौहान उसकी फायरिंग करवाने की चाल को समझ गया है तो भीतर प्रवेश करते ही रिवॉल्वर लिए उसका कोई साथी स्वागत करने के लिए सामने खड़ा मिल जाता। मोना चौधरी ने होठ बींचकर पैंट की पिछली जेब से रिवॉल्वर निकाली और हाथ में दबाकर सावधानी से आसपास देखा, फिर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी, ठीक किसी चतुर बिल्ली की तरह। अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि उसके पांव को ठोकर लगी। वह लड़खड़ाई, फौरन ही संभली। बिजली किसी गति से नीचे देखा। नीचे कोई सोया पड़ा था, जो कि अमित ही था। ठोकर पड़ते ही अमित गुनगुनाया, सोने दो चाचा, क्यों तंग कर रहे हो? उसकी नींद और नशे से भरी बड़बड़ाहट होठों से निकली। फिर उसका हिलता शरीर थम सा गया। वह पुनः गहरी नींद में डूब चुका था। मोना चौधरी होठ पीछे कई पलों तक उसे देखती रही। कुछ क्षण बाद मोना चौधरी ने चैन की सांस ली कि वह पुनः सो गया है। सूरज सिंह ने बताया था कि दिन में आने वाला मजदूर काम करने के बाद शाम को दरवाजे के बाहर बरामदे में ही चादर बिछाकर सो गया है। मोना चौधरी ने आसपास देखा, फिर रिवॉल्वर थामे सावधानी से भीतर प्रवेश कर गई। मेजर ड्राइंग हॉल की रोशनी ऑन थी। वहां कोई भी ना था। यहाँ रुकना खतरे से खाली ना था। कोई भी आ सकता था। बंगले का कौन सा रास्ता कहाँ जाता है यह तो वह पहले ही देख चुकी थी। सामने नजर आ रही सीढ़ियों की तरफ मोना चौधरी दबे पांव दौड़ी। फिर एक ही बार में सीढ़ियां फलांग कर पहली मंजिल पर पहुंच गई और वहां बने हर कमरे के दरवाजे को खोलकर सावधानी से भीतर देखने लगी। पहली मंजिल पर 6 कमरे थे। मोना चौधरी को पूर्ण विश्वास था कि भगीरथ के बेटे को देवराज चौहान ने सर्वेंट क्वार्टर से हटाकर बंगले में ही कहीं रख छोड़ा होगा और ऊपर की मंजिल के ही किसी कमरे में रखा होगा। अगर लड़का यहाँ ना मिला तो वह फिर नीचे के कमरे और उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर चेक करेगी। लड़के के पास कोई हो भी सकता है। समझदार इंसान इस स्थिति में अमित को अकेला नहीं छोड़ेगा और देवराज चौहान किसी भी हालत में बेवकूफ इंसान नहीं था। मोना चौधरी का दिमाग तेजी से दौड़ लगा रहा था। एक कमरे का दरवाजा खुलते ही मोना चौधरी चिटकी। अगले ही पल उसके होठ बिछ गए। आंखों में पैनापन छा गया। एक ही पल में उसने सारे कमरे का जायजा ले लिया। कमरे में नाइट बल्ब का हल्का सा प्रकाश रोशन था। बेड पर उसे कोई बैठा नजर आया। फौरन ही उसने पहचाना कि वह कम उम्र का कोई लड़का है, यानी कि यह वही है उसका टारगेट जिसके लिए वह यहाँ आई है। फिर उसकी निगाह लंबे सोफे की तरफ गई। सोफे पर उसने किसी को सोए पाया। बेड पर बैठे रुस्तम राव की नजरें भी मोना चौधरी पर जा टिकी थी। मोना चौधरी ने एक कदम आगे बढ़ाया और आहिस्ता से दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। फिर बे आवाज आगे बढ़ी और सोफे पर सोए बाकीलाल राठौर के पास टिटकी। पैनी नजरों से नाइट बल्ब के प्रकाश में उसे देखती रही। जब उसे तसल्ली हो गई कि वह गहरी नींद में है तो आगे बढ़ी और बेड के पास जाकर ठिठकी। रुस्तम राव की निगाह मोना चौधरी पर थी। मोना चौधरी ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसे ऑन करके मध्यम किंतु तीव्र रोशनी में उसका चेहरा देखा। मोना चौधरी ने पाया कि वह बेड डरा हुआ सहमा हुआ है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं। चुप रहो, मोना चौधरी फुसफुसाई। उसकी निगाह सोफे की तरफ उठी। सब ठीक था। मोना चौधरी ने टॉर्च बुझाकर जेब में रखी और रुस्तम राव से बोली, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मुझसे डरो मत, धीरे बोलो। जवाब में रुस्तम राव ने गर्दन जल्दी से हिलाई। क्या नाम है तुम्हारा? अमित। रुस्तम राव की आवाज में पहले जैसी ही घबराहट बरकरार थी। तुम भागीरथ मल्होत्रा के बेटे हो? हाँ, रुस्तम राव ने मासूमियत भरे अंदाज में गर्दन हिलाई। उनकी बातें बेहद धीमी आवाज में हो रही थी। उधर सोफे पर लेटा बाकीलाल राठौर जरा सी आंखें खोले इनकी तरफ ही देख रहा था। रात के अंधेरे में तो यो मारे छोरे को बिगाड़ के रख देवे। वह मन ही मन बड़बड़ाया, इन लोगों ने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? मोना चौधरी ने पुनः फुसफुसा कर पूछा। रूपक लाल अंकल मुझे मारना चाहते हैं, ये लोग मुझे बचा रहे। बाहर गोलियों की चलने की आवाज में धीमापन आने लगा था। बेवकूफ हो तुम, मोना चौधरी अपनेपन से समझाने वाले भाव में बोली। मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है। दरअसल ये लोग तुम्हारे साथ चालबाजी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पिता को पहले ही सब पता चल गया। इन लोगों की नीयत बदल गई है। आज ही इनका रूपक लाल से सौदा हुआ है। ये लोग बहुत बड़ी रकम रूपक लाल से लेकर तुम्हें कल उसके हवाले करने जा रहे हैं। क्या?
रुस्तम राव हैरानी से बोला, नहीं, तुम गलत कह रही हो। देवराज चौहान के बारे में पापा ने बताया था कि वह बहुत बढ़िया इंसान है, धोखेबाजी नहीं करता। अभी तुम बच्चे हो। मोना चौधरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देवराज चौहान को नहीं जानते, वह सिर्फ दौलत के लिए काम करता है। तुम्हें बचाने के लिए उसने तुम्हारे पापा से दौलत ली, अब वह डबल क्रॉस करने पर आमादा है। रूपक लाल से दौलत लेकर तुम्हें उसके हवाले करने जा रहा हूँ। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा को वक्त रहते पता चल गया और तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेज दिया। तुम कौन हो? मेरा नाम मोना चौधरी है। मैं भी देवराज चौहान की तरह दौलत लेकर काम करती हूँ। तुम्हें यहाँ से जिंदा निकाल लाने के लिए तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी है। ओह, बाकेलाल के कानों में फुसफुसाहट पहुंच ही रही थी। पटाए है छोरे को, और मारा छोरा भी, बल्ले बल्ले, होल्ले होल्ले पटे है, समझदार हो गए। ओह, रुस्तम राव ने जल्दी से बेड से नीचे उतरना चाहा। यह बात है तो जल्दी से मुझे यहाँ से निकाल ले चलो। देवराज चौहान आ गया तो वह हमें जाने नहीं देगा। धीरे बोलो, आवाज धीमी रखो। मोना चौधरी होंठ भींचकर बोली। रुस्तम राव ने होंठ बंद कर लिए। यहाँ पहुंचना जितना आसान था उतना ही कठिन है यहाँ से निकलना। मैं तो यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन अब तुम साथ हो। मैं नहीं चाहती कि भागा दौड़ी में व्यर्थ में तुम्हें कुछ हो जाए। रुस्तम राव पुनः अपने चेहरे पर घबराहट ले आया। तो अब क्या होगा? बाहर मैंने ही गोलियां चलाई थी ताकि उन लोगों का ध्यान भटक जाए, और अब गोलियां चलना बंद होती जा रही है। और अगर इसी वक्त निकलने की कोशिश की जाए तो वे हमें देख सकते हैं, और उन्हें पहली फुर्सत मिलते ही वे तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी खैरियत जानने की खातिर। रुस्तम राव ने चेहरे पर चिंता की चादर ओढ़ ली। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कहूँ बस तुम वही करना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। मोना चौधरी की निगाह बाकेलाल राठौर की तरफ घूमी, जो कि अभी तक वैसी ही मुद्रा में पड़ा था जैसा कि मोना चौधरी ने प्रवेश करते उसे देखा था। गोलियों की इतनी आवाज गूंजने पर भी इसकी नींद नहीं टूटी। मोना चौधरी के होठों से निकला, यह नींद में नहीं है। नींद में नहीं है? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हाँ, रोज रात को यह नशा करके बेहोश सा हो जाता है, फिर तो उठाए जाने पर ही उठता है। ओह, और अजीब बात है, देवराज चौहान ने ऐसे लापरवाह आदमियों को अपने साथ रखा हुआ है। देवराज चौहान ही जाने। रुस्तम राव बोला, लेकिन अब क्या करें? मोना चौधरी ने पीठ पर लटका रखा छोटा सा बैग उतारा और उसमें से नायलॉन की कुछ मोटी और मजबूत रस्सी निकाली। फिर खिड़की की तरफ बढ़ गई। खिड़की के पल्ले खोले। खिड़की के बीच लोहे की ग्रिल नहीं थी। मोना चौधरी ने झांक कर बाहर देखा। बाहर गहरा अंधेरा था। आसपास पहले चंद पेड़ों के अलावा कोई और नजर नहीं आया। मोना चौधरी ने नायलॉन की मोटी रस्सी को खिड़की के पल्लों के साथ मजबूती से बांधा और उसे नीचे लटका दिया। फिर तुरंत पलटी। आओ, मोना चौधरी धीरे से फुसफुसाई। रुस्तम राव जल्दी से पास पहुंचा। सीधे रास्ते से जाना, अब खतरे से खाली नहीं, रस्सी से उतर कर ही यहाँ से निकलना होगा। मोना चौधरी ने धीमे स्वर में कहा, तुम रस्सी से लटक कर नीचे उतर सकते हो ना? कोशिश कर सकता हूँ, रुस्तम राव ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। जल्दी करो। मोना चौधरी रुस्तम राव की बांह पकड़कर उसे खिड़की की तरफ करती हुई बोली। रुस्तम राव खिड़की पर पहुंचा, झांक कर बाहर देखा। उसके बाद चौखट पर चढ़कर खिड़की से लटकती रस्सी पकड़ने की सोच ही रहा था कि वह तुरंत चौखट से नीचे उतर आया। क्या हुआ? तुम बाहर कोई है? मोना चौधरी के होठ भींच गए। उसने सावधानी से बाहर देखा। बाहर दो नजर आए। अंधेरा होने की वजह से वे दोनों स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे, किंतु चंद्रमा की मध्यम रोशनी में भी मोना चौधरी ने पहचाना, वो देवराज चौहान और सोहनलाल थे। तुम बंगले के सामने की तरफ रहो, देवराज चौहान ने उच्च स्वर में सोहनलाल से कहा। मैं जरा अमित को देखकर आता हूँ, सावधान रहना। हो सकता है मोना चौधरी भीतर ही हो या फिर अमित को ले गई हो। इस तरह गोलियां चलवाना मोना चौधरी की चाल थी कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाए और वह चुपचाप बंगले में आ जाए। मोना चौधरी के कानों में देवराज चौहान के शब्द पड़े, फिर दौड़ते कदमों की आवाज। मोना चौधरी के दांत भिज गए। देवराज चौहान मेरे पास आ रहा है। रुस्तम राव जल्दी से बोला, वह हमें पकड़ लेगा। चिंता ना करो, कुछ ना होगा। मोना चौधरी की आवाज में खतरनाक भाव थे। तुम जल्दी से बेड के नीचे घुस जाओ। क्या? मैंने जो कहा है वो करो, वक्त नहीं है। कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ी और बेड पर से अपना बैग उठाकर खुद भी बेड के नीचे सरक गई। रुस्तम राव भी बेड के नीचे सरक गया। डबल बेड के नीचे दोनों आसानी से छिप गए थे। देवराज चौहान हमें ढूंढ लेगा, रुस्तम राव ने घबराए स्वर में कहा। वो बेड के नीचे जरूर झांकेगा। अगर उसने खिड़की से लटकती रस्सी देख ली तो फिर बेड के नीचे देखने का उसे ख्याल तक नहीं आएगा। मोना चौधरी ने जहरीले स्वर में कहा। खुली खिड़की और लटकती रस्सी पर उसकी नजर अवश्य जाएगी। मैं समझा नहीं, खामोश रहो। और मोना चौधरी उसी पल खामोश हो गई, क्योंकि तभी कमरे का दरवाजा बाहर से बड़बड़ाया जाने लगा। जब वह आई थी तो दरवाजा खुला पड़ा था, परंतु उसने ही भीतर से सिटकनी लगा ली थी। साथ ही साथ देवराज चौहान के बांके को पुकारे जाने की आवाजें आ रही थी। जब इस शोर शराबे को आधा मिनट बीत गया तो आंखें बंद किए बाकेलाल राठौर मन ही मन बड़बड़ाया, अब तो खड़ा होना ही पड़े, नहीं तो ससुरा ई दरवाजा हमार खोपड़ियों पर आ बजो। और फिर बाकेलाल राठौर उठा जैसे गहरी नींद से निकला हो। आवे हैं का दरवाजा तोड़े हो, कहता हुआ वह अंगड़ाई लेता आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान ने तेजी के साथ भीतर प्रवेश किया। क्या बात हो गए, जरा थम के, मारे को क्यों धक्का दे गए हो? बाकेलाल राठौर हड़बड़ाए स्वर में कह उठा। इधर प्रवेश करते ही देवराज चौहान की निगाह बेड पर गई। नाइट बल्ब की रोशनी में बेड खाली पड़ा नजर आ रहा था। लाइट ऑन करो।
बाकेलाल राठौर ने तुरंत आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। कमरा पूरी तरह रोशनी से नहा उठा। अमित कहाँ है? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। का हो गए? वो सामने। इसके साथ ही बाकेलाल राठौर की निगाह बेड पर गई। वहां पर अमित को ना पाकर उसका मुंह बंद हो गया। छोरा कहाँ गयो? यही तो। शट अप। देवराज चौहान के होठों से पुनः गुर्राहट निकली। तुम क्या कर रहे थे? मैं सो रहे थे। देवराज चौहान की आवाज में खतरनाक भाव थे। हम सोया नहीं था, यूं ही मारी आंखें लग गयो। हम बकवास मत करो। दांत पीसते हुए देवराज चौहान ने खुली खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ पर थे और मोना चौधरी तुम्हारी मौजूदगी में अमित को ले गई। खिड़की के पास लटकते हुए देवराज चौहान ने बाहर देखा, फिर उसके हाथ में लटकती रस्सी आई। यह देखो। मोना चौधरी अमित को साथ लेकर इस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर निकल भागी है और तुम लापरवाही से सोते रहे। हमें भी उसने धोखे में डाल दिया। उसके साथियों ने नकली हमला किया, यूं ही फायरिंग की कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए और दूसरी तरफ से मोना चौधरी अपना काम कर गई। कहो यहाँ गोली चली और मारो को तो ना सुनाई पड़ो। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से बाकेलाल राठौर को देखा। तुम्हें कैसे सुनाई देता? तुम तो गहरी नींद में थे। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। अब नींद में नहीं था, मारी तो सिर्फ आंखें बंद हो गई। यो तो जवान बंद रखो अपनी। देवराज चौहान बोल रहा है, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जल्दी करो, मोना चौधरी अमित को लेकर ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हमें उसको पकड़ना है। बट दांगे जो हमारे चोरे को हाथ भी लगाओ। देवराज चौहान और बाकेलाल राठौर कमरे से बाहर निकले और तेजी से बाहर निकलकर नीचे उतरे और हॉल ड्राइंग रूम पार करते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी और होठों के बीच थी अजीब सी मुस्कान। मोना चौधरी छोरे के साथ बेड के नीचे हुए। मालूम है, मैंने बेड के नीचे से नजर आता रुस्तम राव का पांव देख लिया था। देवराज चौहान ने कहा, अगर थारे को आने में कुछ देर हो जाती तो वो छोरे को लेकर वाकई रस्सी से नीचे उतर गए होवे। मेरा फौरन अमित को देखने आना जरूरी था। ऐसा ना करता तो मोना चौधरी को शक हो जाता कि हम उसके साथ खेल खेल रहे। इसलिए मोना चौधरी को यह महसूस कराना बहुत जरूरी था कि हमें अमित की बहुत फिक्र है। तो अब क्या करना होवे? वो तो छोरे के साथ बेड के नीचे घुसी पड़ी, वो निकल जाएगी। देवराज चौहान मुख्य दरवाजे से निकलकर बंगले के बाहर निकला, लेकिन उसे इस ढंग से निकलने देना है कि उसे लगे कि वो अमित को ले निकली है। देवराज चौहान और बाकेलाल राठौर के बाहर जाते ही मोना चौधरी बोली, निकलो। दोनों बेड के नीचे से बाहर निकले। अब क्या करें? रुस्तम राव के होठों से बरबस ही घबराया सा स्वर निकला। मोना चौधरी होठ पीछे आगे बढ़ी, सावधानी से छिपे अंदाज में खिड़की से बाहर का नजारा देखा। बंगले के मुख्य द्वार की तरफ रोशनी में उसे सोहनलाल नजर आया। दरवाजा भीतर से बंद कर दो, कोई भी आ सकता है, मोना चौधरी ने भीचे दांतों से कहा। रुस्तम राव तुरंत भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और सिटकनी लगा दी। मोना चौधरी खिड़की के पास ही खड़ी थी। रुस्तम राव उसके करीब पहुंचा। हम फंस गए। नहीं, मोना चौधरी भीचे दांतों से बोली, हम निकल जाएंगे। अब देखना यह है कि ये लोग अब क्या करते हैं। इन्हें देखकर ही हम अपने अगले कदम के बारे में सोचेंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे फायदेमंद बात यह है कि ये लोग समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले गई हूँ। ऐसे में बंगले के भीतर तो ये लोग हमें तलाश करने से रहे, इसलिए हम भीतर सुरक्षित हैं। तभी उनके कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। देवराज चौहान ऊंचे स्वर में जगमोहन को पुकार रहा था। देवराज चौहान की दूसरी आवाज पर जगमोहन की छत से आवाज आई, हाँ नीचे आ जाओ। मोना चौधरी अमित को ले भागी है, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना है। देवराज चौहान के स्पष्ट शब्द मोना चौधरी के कानों में पड़े। आया, जगमोहन की आवाज आई। मोना चौधरी भीचे दांतों से कह उठी, तैयार हो जाओ, कुछ देर में हम निकलेंगे। कैसे? देवराज चौहान और उसके साथी हमारी तलाश में इधर उधर जाएंगे, यहाँ कोई ना होगा। ऐसे में हम यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि रास्ते में किसी से टकराव ना हो जाए। रुस्तम राव खामोश रहा। मोना चौधरी छिपे तौर पर बाहर की हलचलों से वाकिफ हो रही थी। फिर उसने सबको तेजी के साथ अलग अलग दिशाओं में दौड़ते देखा। मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक उभरी। वे लोग चले गए हैं, अब बंगला खाली है। मोना चौधरी के होठों से निकला, तो यहाँ से निकल चले? रुस्तम राव जल्दी से बोला, अभी नहीं, 2-3 मिनट जरा ठहरो, इन्हें बंगले से दूर हो जाने दो। मोना चौधरी की नजरें बाहर अंधेरे को भेदती हुई देख रही थी। 2-3 मिनट बीत गए। चलो, वे लोग आ जाएंगे। रुस्तम राव उतावली दिखाता हुआ बोला, अभी रुको, 5 मिनट और बीत गए। आओ, मोना चौधरी ने कहा और रुस्तम राव के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब रस्सी से नीचे जाने की जरूरत नहीं, बंगला खाली है, हम सीधे रास्ते से बाहर जा सकते हैं। मोना चौधरी ने सिटकनी हटाई और जेब में डाली रिवॉल्वर फिर निकाल ली। बाहर कोई भी ना था। मोना चौधरी ने पलटकर रुस्तम राव से कहा, अमित हिम्मत से काम लेना, बंगले से बाहर निकलकर हमने भागते हुए दूर हो जाना है। तब तुमने तेज गति से दौड़ना है। अगर कहीं पर हिम्मत का दामन छोड़ा तो तुम दोबारा देवराज चौहान के हाथों में पहुंच सकते हो, और कल देवराज चौहान तुम्हें। मोना चौधरी कहते कहते ठिठक गई। उसकी आंखें सिकुड़ी। सामने खुली खिड़की के पल्ले हिलते उसने स्पष्ट देखे थे। बाहर ऐसी कोई हवा भी नहीं चल रही थी कि पल्लों के हिलने की नौबत आए। तभी उसे ध्यान आया कि पल्लों के साथ रस्सी बांधकर नीचे लटका रखी है, पल्ले पुनः हिले।
मोना चौधरी के होठ बिज गए, शरीर में तनाव आ गया। स्पष्ट था कि कोई उसके द्वारा लटकाई रस्सी से ऊपर आ रहा था। मोना चौधरी ने इशारे से रुस्तम राव को वहीं रुकने को कहा और खुद दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ी और पास पहुंचकर जरा सा सिर बाहर निकालकर नीचे झांका। मोना चौधरी के चेहरे पर कसाव आ गया। उसका ख्याल दुरुस्त था, कोई रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। उसे सिर नजर आ रहा था। रस्सी पर चढ़कर ऊपर आ रहा इंसान आधे से ज्यादा फासला तय कर चुका था और जरा सी देर में ही उसने ऊपर होना था। मोना चौधरी एक कदम पीछे हटी और रिवॉल्वर थामे चेहरे पर सख्ती ओढ़े उसके ऊपर आने का इंतजार करने लगी। जो आ रहा था, मोना चौधरी समझ नहीं पा रही थी कि आने वाला कौन हो सकता है। देवराज चौहान, जगमोहन, सोनलाल, बाकेलाल राठौर तो बंगले से दूर उसकी और अमित की तलाश कर रहे हैं। खिड़की के पल्ले तेजी से हिले। मोना चौधरी समझ गई कि रस्सी के सहारे आने वाला काफी ऊपर आ चुका है। उसने रुस्तम राव को एक तरफ हो जाने का इशारा किया कि कहीं ऊपर आने वाले की नजरें रुस्तम राव पर पड़ने पर वह सावधान ना हो जाए। रुस्तम राव तुरंत एक तरफ हट गया। तभी चौखट पर किसी के हाथ फिर सिर नजर आया। उसके बाद आने वाले के शरीर का आधा हिस्सा चौखट पर नजर आया। वह हीरालाल था। मोना चौधरी खिड़की के पल्लों की तरफ दीवार से जा सटी थी। हीरालाल चौखट पर चढ़ा और भीतर आ गया। छिपी आंखों से उसने एक तरफ मौजूद रुस्तम राव को देख लिया था। वह समझ गया कि मोना चौधरी भी आसपास ही है। बहुत बुरा काम है चोरी करने का। हीरालाल अंगड़ाई लेने के अंदाज में क्या उठा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है चोरी करने में, फिर भी लोग चोर को गालियां देते हैं। यह जान करके आने वाला चोर है। मोना चौधरी ने मन ही मन चैन की सांस ली। उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और सामने आ गई। हीरालाल की निगाह मोना चौधरी पर टिकी। वह आंखें सिकोड़े उसे घूरने लगा। हीरालाल अंधेरा होते ही फॉर्म के हिस्से में पहुंच गया था। चमकती लाइटों में वह बंगले को देखता 12 बजने का इंतजार कर रहा था। सूरज सिंह ने 12 बजे ही काम शुरू होने के बारे में कहा था। 12 बजे गोलियां चली। बाहर रोशन आधी से ज्यादा लाइटें फायरिंग में बुझती चली गई, लेकिन बंगले के सामने की तरफ और साइड की तरफ की लाइटें कहीं कहीं रोशन थी। फिर हीरालाल ने वहां चमकती रोशनी में मोना चौधरी को भागकर बंगले में जाते देखा। हीरालाल ने पहले कभी मोना चौधरी को नहीं देखा था, लेकिन उसके रूप रंग से वह आसानी से पहचान गया कि मोना चौधरी हो सकती है और वह मोना चौधरी ही है। हीरालाल धीरे धीरे बंगले के और करीब आ गया था। वहां जो भी हुआ उसने सब कुछ देखा। देवराज चौहान और उसके साथियों को मोना चौधरी की तलाश में बंगले से दूर जाते देखा। उनकी आवाजों को वह साफ तौर पर सुन रहा था। मतलब कि ये लोग समझ रहे थे कि मोना चौधरी लड़के को लेकर वहां से निकल गई है। हीरालाल ने खिड़की से लटकाई जाने वाली रस्सी को भी देखा। धीरे धीरे वह बंगले के बेहद करीब पेड़ के तने की ओट में आ छिपा था। भागा दौड़ी में किसी की निगाह हीरालाल पर नहीं पड़ी थी। हीरालाल का जाती ख्याल था कि देवराज चौहान और उसके साथियों के जाने के बाद मोना चौधरी लड़के को लेकर निकलेगी, लेकिन जब वह नहीं निकली तो मौका पाकर हीरालाल खिड़की से लटकती रस्सी के पास पहुंचा और पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। इस तरह हीरालाल मोना चौधरी के सामने था। खुद को घुरते पाकर मोना चौधरी कठोर स्वर में बोली, तो तुम चोर हो? हाँ। हीरालाल अभी भी मोना चौधरी को घूर रहा था। पुलिस को बुलाऊं? मोना चौधरी का स्वर कठोर हो गया। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करना। हीरालाल हौले से हंसा। तुम इस घर की मालकिन हो तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मोना चौधरी ने पहले जैसे स्वर में कहा। अगर तुम मालकिन हो तो फिर मैं यहाँ का मालिक हुआ, हीरालाल ने व्यंग से कहा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? साफ साफ कहो कि तुम भी चोर हो। मैं 2 दिन से इस बंगले पर नजर रखे हुए था कि मुझे भीतर आने का मौका मिले ताकि कुछ माल हाथ लग सके, और कुछ देर पहले ही मैंने तुमको भागकर छिपे तौर पर बंगले में आते देखा था। रोशनी में पूरा का पूरा तुम्हें देखा था। तुम बंगले में आकर छिप गई और बंगले वाले किसी को ढूंढने के लिए आसपास चले गए। बंगले की मालकिन इस तरह अपने बंगले में नहीं आती। वैसे भी तुम बंगले में रहने वाली होती तो पिछले 2 दिनों में एक बार तो तुम मुझे नजर आती। मोना चौधरी हीरालाल को घूरती रही। घबरा मत, हीरालाल ने अपनी छाती पर हाथ मारकर कहा। मैं चोर, तू चोरनी। मेरे साथ रहना शुरू कर दे। तू खाना कपड़ा करियो, मैं कमाकर लाया करूंगा। यूं ही कभी पुलिस वाले के हाथ में पड़ गई तो वह खामखा मामले को लंबा खींच देगा। मोना चौधरी समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या करे। हीरालाल ने रुस्तम राव को देखा। हाँ, यह यहाँ के मालिक का लड़का लगता है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिला दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोना चौधरी ने सपाट स्वर में पूछा। कहने को तो लोग कुछ भी कह देते हैं, मतलब कि जब माल लेकर भागता हूं तो पीछे से चोर चोर की आवाजें लगाते हैं और भी कई नामों से पुकारते हैं। वैसे जनाब को हीरालाल कहते हैं। माँ ने रखा था यह नाम। इन बातों को छोड़, बता कितना माल हाथ लगा है और यह गोलीबाजी कौन कर रहा है? मैं चोर नहीं हूँ। मोना चौधरी का स्वर पहले जैसा था। अच्छा, हीरालाल व्यंग से क्या उठा। तो फिर क्या डके थे? कुछ लोगों ने इस लड़के को यहाँ बंदी बना रखा था, इससे लेने आई हूँ। झूठ मत बोल, हीरालाल कड़क स्वर में बोला। साली चोर नहीं, मोटा माल हाथ लग गया तो लगी बहाने मारने।
मत भूल, जो जात तेरी है वही मेरी है। मैंने जो कहा है ठीक कहा है। मोना चौधरी की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। मैं लड़के को लेने आई थी और ले जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ से जो उठाना हो उठा लो। मोना चौधरी रुस्तम राव की तरफ बढ़ी। तभी हीरालाल ने रिवॉल्वर निकालकर मोना चौधरी की तरफ तान दिया। रुक जा। मोना चौधरी ने उसके हाथ में रिवॉल्वर तनी देखी तो आंखों में सर्द भाव लहरा गए। जो जहां से माल लिया है वो मेरे को दे दे, वरना। मैंने कुछ नहीं लिया बेवकूफ। मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली। मैं सिर्फ इस लड़के को लेने आई हूँ। मेरे पास वक्त कम है। वे लोग कभी भी आ सकते हैं और वे सब खतरनाक हैं। हम दोनों के हित के लिए यही अच्छा होगा कि यहाँ ना रहे। हीरालाल ने होठ सिकोड़े। चेहरे पर सोच के भाव ले आया। चलो। मोना चौधरी ने रुस्तम राव को चलने का इशारा किया। 2 मिनट रुको। हीरालाल जल्दी से बोला। तुम कहती हो कि वे खतरनाक लोग हैं तो जरूर होंगे, क्योंकि अभी अभी गोलीबाजी हुई है। 5 मिनट में ही जो माल हाथ आता है उसे समेटकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। एक से भले 2 यहाँ से निकल जाएंगे। जो मर्जी करो, मोना चौधरी ने खतरनाक लहजे में कहा और रिवॉल्वर निकाल ली। मेरे रास्ते में मत आना। मेरे काम में दखल देने की कोशिश मत करना। हीरालाल ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर पर नजर मारी। मोना चौधरी ने हीरालाल को सीधा हो जाने वाले अंदाज में देखा, फिर आगे बढ़कर रुस्तम राव की बाह पकड़ी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगले ही पल दोनों चीख उठे। फौरन ही मोना चौधरी और हीरालाल की नजरें मिली, क्योंकि एकाएक वातावरण में पुलिस सायरन की तेज आवाज गूंज उठी थी और वह आवाज पल प्रतिपल तेज होती जा रही थी और इसी तरफ आती महसूस हो रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस आ गई है, मोना चौधरी ने रुस्तम राव से दांत भींचकर कहा। कोई और बात है? हीरालाल ने होठ सिकोड़े शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? मोना चौधरी ने उसे देखा। पुलिस स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। गोलियां चलने की आवाजें वहां तक नहीं जा सकती। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही दूसरे फॉर्म आते हैं और रिवॉल्वर की गोलियों की आवाजें 1-1.5 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकती। हीरालाल ने अपने शब्दों को पक्केपन के अंदाज में कहा। पुलिस के आने की वजह कोई और ही है। मोना चौधरी का दिमाग तेजी से चल रहा था। यहाँ पर पुलिस आ गई है, इस बात को देवराज चौहान और उसके साथी भी जान गए होंगे। ऐसे में वे लोग तो यहाँ आने से रहे। वे तो पुलिस के जाने के बाद ही आएंगे, लेकिन वह कैसे निकले भागीरथ के बेटे को लेकर? तभी पुलिस सायरन की आवाज बंगले के बाहर तक आई, फिर सायरन बंद हो गया। लो, आ गई पुलिस। हीरालाल होठ काटता हुआ क्या उठा। मैं तो चला। यहाँ की पुलिस मेरे को अच्छी तरह जानती है, ऐसे में किसी मामले में लपेट लेगी। ठहरो, मोना चौधरी ने जल्दी से कहा। तुम यहीं रुको, पुलिस से मैं निपटती हूँ। हीरालाल ने तीखी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। मेरे जाने से तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? हीरालाल की आवाज एकाएक खड़ गई। यह बात नहीं है। दरअसल मैं इस वक्त इस लड़के की सुरक्षा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब मैं पुलिस को संभालूं तो कहीं से आकर वे लोग इसे अपने काबू में कर ले। जब तक मैं पुलिस को संभालूं तब तक तुम इस लड़के को संभालो। मैं कोई काम फोकट में नहीं करता। हीरालाल ने मुंह बनाकर कहा। क्या चाहते हो? माल है तुम्हारे पास? कितना चाहते हो? मोना चौधरी ने हीरालाल की आंखों में झांका। कम से कम 10,000। हीरालाल ने हाथ की 10 उंगलियां दिखाते हुए कहा। ठीक है। क्या ठीक है? 5 एडवांस निकालो, तभी तो मैं काम पर लगूंगा। तुम काम करो, ये लड़का तो तुम्हारे पास है ही। मैं तुम्हें 5,000, मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। तुम यह लड़का मुझे दे देना। हीरालाल ने सोचने वाले ढंग में गर्दन हिलाई। यह भी ठीक है, लेकिन मैं इसे लेकर छिपूंगा कहाँ? पुलिस का क्या पता क्यों आई है? हो सकता है वह यहाँ की तलाशी ले ले। ऐसे में तो धर लिया पुलिस ने मुझे। हीरालाल ठीक ही कह रहा था। तुम छत पर चले जाओ, वहां अंधेरा होगा। इसे लेकर छत की दीवार के साथ कहीं भी गहरे अंधेरे में छिप जाना। अगर पुलिस भीतर आई तो इस तरह तुम बच सकते हो। हीरालाल ने रुस्तम राव को देखते हुए सिर हिलाया। ठीक है, 5,000 के लिए, 10,000 के लिए इतना रिस्क तो लेना बनता ही है। कमरे से बाहर निकलोगे तो गैलरी के कोने में ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नजर आ जाएगी, मोना चौधरी ने कहा और रुस्तम राव को देखा। समझदारी से काम लेते हुए तुम इसे पूरी तरह सहयोग देना। अगर उन लोगों के हाथ पड़ गए तो फिर तुम्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुस्तम राव के चेहरे पर व्याकुलता नाची। तुम जल्दी करो, मोना चौधरी ने हीरालाल से कहा और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। हीरालाल ने रुस्तम राव को देखा। 2-2.5 करोड़ का माल उसके पास था, नगद, कहीं भी उधार का सौदा नहीं। लेकिन इस वक्त इस नगद को यहाँ से ले जाना संभव न था, क्योंकि मोना चौधरी बंगले में ही थी। यहाँ पुलिस भी जाने क्यों वहां पहुंची थी, और फिर बंगले से दूर फैले देवराज चौहान और उसके खतरनाक साथी। इतने लोगों के होते हुए इस लड़के को निकाल ले जाना संभव नहीं था। अगर कोशिश करता भी तो किसी न किसी के हत्थे चढ़ ही जाना था। हीरालाल ने हालात के मुताबिक काम करने की सोची और मन ही मन फैसला लिया कि अगला मौका मिलते ही इस लड़के को हर हाल में ले उड़ेगा। हीरालाल ने रुस्तम राव को साथ लिया और बंगले की अंधेरी छत पर जा पहुंचा। चंद्रमा की रोशनी में छत चमक रही थी। हीरालाल रुस्तम राव को लेकर छत के एक ऐसे अंधेरे से भरे हिस्से में दुबक गया जहां चंद्रमा की रोशनी नहीं आ रही थी। गहरा अंधेरा था। देवराज चौहान बंगले से भागकर इतनी दूर अंधेरे में जा खड़ा हुआ था कि बंगले से देखने पर उसकी मौजूदगी का एहसास न हो सके। देवराज चौहान की चमक भरी तेज निगाह बंगले पर टिक चुकी थी। उसे इंतजार था मोना चौधरी के बाहर निकलने का, जिसने कि रुस्तम राव को अमित समझकर वहां से ले जाना था।
वक्त बीतने लगा। 5 मिनट बीत गए, परंतु मोना चौधरी रुस्तम राव के साथ बाहर ना निकली। यह बात देवराज चौहान को बहुत खटकी। मोना चौधरी को तो एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए था। रुस्तम राव को साथ लेकर फौरन निकल जाना चाहिए था। मोना चौधरी को भी वक्त की कीमत का एहसास तो होगा। तो फिर मोना चौधरी रुस्तम राव को लेकर बाहर क्यों नहीं निकली? देवराज चौहान की निगाहों में यह अहम सवाल था, जिसका जवाब उसके पास न था। देवराज चौहान बंगले पर जाना भी नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मोना चौधरी से आमना सामना हो। उसके सामने पड़ने का मतलब था झगड़ा, और अभी झगड़े में वह इसलिए नहीं पड़ना चाहता था कि वह भागीरथ के बेटे अमित को नहीं, बल्कि रुस्तम राव को ले जा रही थी। जो दाना उसने मोना चौधरी के लिए डाला था, मोना चौधरी उसी दाने को चुग रही थी। जब एक मामला वक्ती तौर पर खामोशी से निपट रहा हो, तो उसके लिए झगड़ा खड़ा करने की क्या आवश्यकता है? 7 मिनट बीते। कानों में पुलिस सायरन की आवाज पड़ते ही वह चौंका। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि वह जानता था कि भागीरथ मल्होत्रा का यह फार्म 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और जो फायरिंग हुई है वह 1.5 किलोमीटर की जगह को पार करके किसी के कानों में नहीं पहुंच सकती कि कोई पुलिस को खबर भी कर सके। और अगर पुलिस को खबर कर भी दे तो इतनी जल्दी पुलिस नहीं आ सकती, क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से कई किलोमीटर दूर था। यहाँ से मुख्य सड़क भी 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। इसलिए यह भी नहीं हो सकता कि कोई पुलिस पेट्रोल कार गोलियों की आवाज सुनकर इस तरफ आ गई हो। तो फिर यहाँ पुलिस के आने की वजह क्या हो सकती है? देवराज चौहान को स्पष्ट लगा कि पुलिस के आ पहुंचने की वजह से मामला गड़बड़ा गया है। उसे सिर्फ अमित की चिंता थी। सोहनलाल के मुताबिक वह सुबह से पहले नहीं उठने वाला। अगर वास्तव में उसकी आंख सुबह खुलती है तो फिर चिंता की कोई खास बात नहीं थी। बंगले के मुख्य द्वार पर लाइट रोशन थी। देवराज चौहान ने पुलिस जीप को वहां रुकते और सायरन बंद होने पर 5-6 पुलिस वालों को नीचे उतरकर बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। तभी बंगले के दरवाजे से देवराज चौहान को मोना चौधरी निकलती नजर आई। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए और निगाहें वहीं टिकी रह गई। उसने मोना चौधरी को जिस अंदाज में पुलिस वालों के सामने आते देखा, उसे देखते ही समझ गया कि वह पुलिस वालों से निपटने की सोचे हुए है। सूरज सिंह और जुबेर सिंह गोलियां बरसाने के बाद वहां से पलटकर भागे और कुछ दूर जाकर एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बंगले पर निगाह रखने लगे। दोनों के चेहरों पर सोच और गंभीरता के भाव थे। जुबेर, सूरज सिंह बोला, तेरा क्या ख्याल है? मोना चौधरी अमित को ले आएगी? हाँ, जुबेर सिंह की आवाज में विश्वास का भाव था। मुझे शक है। क्यों? देवराज चौहान की आसानी से मोना चौधरी को वहां से अमित के साथ आने देगा? सूरज सिंह ने बेचैनी से कहा, उन लोगों का निशाना कैसा है मैं देख चुका हूँ। भाई अभी तक घायल पड़ा है। जुबेर सिंह कुछ ना बोला। दोनों पेड़ों के पत्तों के बीच में से बंगले का नजारा देख रहे थे। यह देखो, जुबेर सिंह बोला, शायद देवराज चौहान और उसके तीनों साथी बंगले से दूर भाग रहे हैं। सूरज सिंह ने भी यह बात नोट की। उनका इस तरह भागने का मतलब समझ नहीं आया। मेरे ख्याल में वे लोग सोच बैठे कि मोना चौधरी अमित को लेकर भाग निकली है और अब ये लोग उसकी तलाश में दौड़े फिर रहे हैं। जुबेर सिंह ने कहा, लेकिन मोना चौधरी को तो हमने निकलते देखा नहीं। क्या मालूम वह किसी और तरफ से अमित को लेकर निकल गई हो, हम देख ना पाए हो। क्षण भर ठिठक कर सूरज सिंह बोला, वह देख, देवराज चौहान का कोई साथी इसी तरफ भागता आ रहा है। हो सकता है वह देवराज चौहान ही हो, सावधान रहना। जुबेर सिंह होठ भींचकर बोला। आने वाले को वे देखते रहे। आने वाला पेड़ से कुछ दूरी पर ठिठक गया। चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने स्पष्ट पहचाना कि यह वही व्यक्ति है जिसे कार की डिक्की में छिपा पकड़ा था। देखते ही देखते उसने सिगरेट सुलगाई और आराम से खड़ा कश लेने लगा। यह तो वही है, सोहनलाल नाम बताया था इसने अपना। सूरज सिंह धीमे स्वर में क्या उठा, लेकिन यह यहाँ रुककर क्या कर रहा है? अगर मोना चौधरी अमित की तलाश में निकला है तो मुझे गड़बड़ लग रही है। एकाएक जुबेर सिंह होठ भींचकर बोला। क्या? मालूम नहीं क्या, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बंगले से एकाएक भागकर दूर आ जाना और यहाँ खड़े होकर तसल्ली भरे अंदाज में कश लगाना, यह तो गड़बड़ वाली बात है। हाँ, सूरज सिंह का स्वर भी सख्त हो गया, लेकिन गड़बड़ क्या हो सकती है? दोनों खामोश रहे। निगाहें सोहनलाल पर जमी रही। इनकी यह हरकत किसी चालबाजी की तरफ इशारा करती है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मोना चौधरी ने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। इसे मारने का मतलब था देवराज चौहान से सीधा टकराव, जो कि मोना चौधरी नहीं चाहती। वह अमित को देवराज चौहान के हाथों से छीनकर मामला खामोशी से खत्म कर देना चाहती है। जुबेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि देवराज चौहान से सीधे टकराव का मतलब है बात को बढ़ाना और खून खराबा होना लाजिमी है। मोना चौधरी अगर अमित को ले उड़ी तो क्या देवराज चौहान हाथ पर हाथ धरे रखे बैठेगा? यह बात की बात है कि क्या होता है? जुबेर सिंह ने दांत भींचकर कहा। सूरज सिंह की निगाह सोहनलाल पर टिकी थी। मैं अभी इस साले से नमस्कार चमत्कार करके आता हूँ। एकाएक सूरज सिंह बोला। सोहनलाल से? हाँ, जरा इसका हालचाल तो पूछ लूं। क्या फायदा, नुकसान भी क्या है? अब यह हमारा कुछ बिगाड़ने से तो रहा, काम निपट ही चुका है। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि जब तक हम यहाँ है इसे अपने पास ही दबा कर रखेंगे, ताकि हमारी मौजूदगी के बारे में यह अपने साथियों को ना बता सके। सूरज सिंह का स्वर कड़वा हो गया। इसकी डंडे जैसी हालत तो तुम देख ही चुके हो।
इसे दबाने के लिए मेरी एक टांग ही काफी है। जुबेर सिंह कुछ नहीं बोला। मैं मालूम करता हूँ यह किस फिराक में है। कहने के साथ ही सूरज सिंह आहिस्ता से पेड़ से नीचे उतरा और सोहनलाल के पास जा पहुंचा। आहट पाकर सोहनलाल फौरन घुमा। सूरज सिंह को उसने एक ही पल में पहचाना। नमस्कार सोहनलाल जी, सूरज सिंह ने शराफत से दोनों हाथ जोड़कर व्यंग से कहा। तुम? सोहनलाल के होठों से निकला। जी जनाब, आपका सेवक। रात के इस अंधेरे में कहाँ घुमाई हो रही है? सोहनलाल अब तक खुद को संभाल चुका था। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारा दूसरा साथी भी पास ही में है। वह गोलियां तुम लोगों ने बरसाई थी कि सबका ध्यान उस तरफ हो और पीछे से मोना चौधरी आकर अमित को ले जाए। सोहनलाल चुपते स्वर में बोला। आखिर तुम लोग अपने प्लान में कामयाब हो ही गए। सूरज सिंह जहरीली हंसी हंसा। अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। वैसे मोना चौधरी अमित को साथ लेकर भागी क्या? सोहनलाल ने उसे घूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोना चौधरी और अमित की तलाश। सोहनलाल ने शब्दों को चबाकर कहा। सुनकर खुशी हुई कि मोना चौधरी अमित को ले गई है। सूरज सिंह की आवाज में खुशी के भाव थे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोना चौधरी और अमित की तलाश। सोहनलाल की आवाज भींचे दांतों से बाहर आ रही थी। यहाँ खड़े होकर लंबे लंबे कष्ट लेकर। सूरज सिंह हंसा। क्या करूं, ज्यादा भाग नहीं सकता, मुझे बीमारी है। डॉक्टर ने भागदौड़ से मना कर रखा है, लेकिन पेट भी तो पालना है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मोना चौधरी अमित को ले जाने में सफल रही तो देवराज चौहान उसे छोड़ेगा नहीं। सूरज सिंह पहले जैसी हंसी हंसा। बहादुर वही, ताकतवर वही, जिसका पहला वार चल जाए। बात की परवाह कौन करता है? सूरज सिंह ने जहरीले स्वर में कहा। बाद में जो कुछ भी होगा मोना चौधरी जाने, तुम नहीं। सोहनलाल कड़वे स्वर में बोला। नहीं, क्योंकि मैं तो मोना चौधरी के पीछे हूँ। मेरा देवराज चौहान से क्या लेना देना? राजा राजा का दुश्मन होता है। राजा कभी भी सिपाही के पीछे नहीं दौड़ता। सूरज सिंह अंधेरे में दांत फाड़कर हंसा। सोहनलाल कुछ कहते कहते ठिठक गया। पुलिस सायरन की आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। सूरज सिंह ने होठ भींचकर अपने कौवे की चोंच जैसी नाक को मसला। पुलिस यहाँ क्यों आ गई? सूरज सिंह के दांत भिज गए। गोलियों की आवाज सुनकर आई होगी, सोहनलाल के होठों से निकला। आने वाले पुलिस दल में एक सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 3 कांस्टेबल थे। जीप से उतरते ही सब इंस्पेक्टर तेजी से आगे बढ़ा। बरामदे में पहुंचते ही जल्दबाजी में देख न सका और उसके जूते की ठोकर नीचे सोए अमित के कूल्हे पर पड़ी। सब इंस्पेक्टर ने ठिठक कर फौरन उसे देखा। अमित नशे से भरी नींद में बड़बड़ाया। सोने दो ना चाचा, क्यों तंग करते हो? ठीक तभी मोना चौधरी बाहर निकली। सब इंस्पेक्टर ने उसे देखा। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मोना चौधरी ने सादे स्वर में कहा। इतनी रात को कैसे आना हुआ? आप कौन है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं यहाँ रहती हूँ। मोना चौधरी की आवाज में विश्वास और सादापन था। अकेली? नहीं, मेरे पति हैं, लेकिन वो मुंबई गए हुए हैं। सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन बात क्या है? जेल से दिन में बहुत खतरनाक कैदी भाग निकला है। दोपहर को खबर मिली थी कि वह इसी जंगल वाले इलाके में देखा गया है। इसलिए हम सबको सावधान कर रहे हैं कि अगर वह नजर आए तो फौरन पुलिस को खबर करे। उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ जो आपने बता दिया, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ध्यान रखिएगा, वह बहुत खतरनाक है। अब तक वह 20-22 लोगों की हत्या कर चुका है। किसी की जान लेने में उसे मजा आता है। दरिंदा है वह। उससे रहम की आशा बिल्कुल मत रखिएगा। यहाँ के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए और खोलिएगा नहीं। मैं अभी करती हूँ। मोना चौधरी ने अपनी आवाज में थोड़ी सी घबराहट भरी। सब इंस्पेक्टर ने नीचे लेटे अमित को देखा, जो गंदा सा मजदूर लग रहा था। यह कौन है? यह नौकर है, बंगले की बाहरी सफाई करता है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। सब इंस्पेक्टर ने गर्दन हिलाई और बोला। आपको किसी वक्त ऐसा शक तो नहीं हुआ कि बंगले के भीतर कोई है? नहीं, मैं अभी सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेती हूँ। आप अकेली है, कहे तो एक कांस्टेबल को यहाँ पहरेदारी के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। ठीक है, ध्यान से रहिएगा, वह कैदी इंसान नहीं दरिंदा है। कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर पलटा, अपने साथी पुलिस वालों के साथ जीप में बैठा और देखते ही देखते जीप मुड़ी और वापस दौड़ती चली गई। मोना चौधरी ने मन ही मन चैन की सांस ली। सब ठीक रहा था। गोलियां बंगले के पीछे वाले हिस्से में चली थी। इस कारण पुलिस वालों को वहां की फायरिंग के बारे में पता न चल सका था, वरना पुलिस ने आसानी से पीछा नहीं छोड़ना था। मोना चौधरी वापस पलटी। छत पर से हीरालाल और रुस्तम राव को बुला लाई। जल्दी से निकल चलो, हमारे पास वक्त कम है। मोना चौधरी होठ पीछे क्या उठी। पुलिस सायरन की आवाज यहाँ रहने वालों ने भी सुनी होगी। हो सकता है वे हमारे निकलने से पहले ही यहाँ आ जाए, क्योंकि उन्होंने भी पुलिस को जाते देख लिया होगा। मेरे 10,000। हीरालाल ढीठता से भरे स्वर में कह उठा। यहाँ से निकलकर? नहीं, अभी। बात पर मैं विश्वास नहीं करता, हीरालाल ने कमीनगी वाले स्वर में कहा। नाद भेजकर मोना चौधरी ने जेब में हाथ डाला और तय किए 500 के काफी सारे नोट निकाले और हीरालाल को थमाते हुए बोली, लो, बाहर निकलते ही अपने रास्ते पर लग जाना।
जबकि हीरालाल का इरादा था कि यहाँ से मोना चौधरी के साथ निकलेगा और रास्ते में कहीं भी मोना चौधरी को बेहोश करके या शूट करके अमित को उड़ा ले जाने की कोशिश करेगा। थोड़ी दूर तक तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, बंगले वाले लोग मिल गए तो हम दोनों को ही खतरा पैदा हो सकता है। उसके बाद अपने अपने रास्ते पर। हीरालाल नोटों को जेब में ठूसता हुआ बोला। मोना चौधरी ने कुछ कहकर वक्त गंवाना ठीक न समझा। रुस्तम राव का हाथ पकड़े वह बाहर निकलती चली गई। हीरालाल उनसे 2 कदम पीछे था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वरें थी और होने वाली किसी भी हरकत के प्रति वे सतर्क थे। बरामदे में अमित नशे में मरो की तरह पड़ा था। वे तीनों बंगले से दूर होते चले गए। हीरालाल जिस फेर में था वह पूरा ना हो सका। यह इत्तेफाक ही रहा कि मोना चौधरी जिस तरफ दौड़ी थी उधर ही सूरज सिंह और जुबेर सिंह थे। कुछ आगे जाते ही वे मिल गए। हीरालाल मन महसूस कर रह गया। सूरज सिंह ने सोहनलाल को वहां से जाने नहीं दिया था। मोना चौधरी के साथ जब लड़के को देखा तो सूरज सिंह की खुशी का ठिकाना न था। यह कौन है? जुबेर सिंह ने हीरालाल को देखा। कोई नहीं, मोना चौधरी ने कहा और हीरालाल से बोली, अब जाओ तुम। हीरालाल के पास जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता न था। वो आगे बढ़ गया। मोना चौधरी ने सोहनलाल को देखा और जल्दी से बोली, इसे छोड़ो और जल्दी से उस तरफ चलो जहाँ कार है। पुलिस क्यों आई थी? सूरज सिंह ने पूछा। कोई खतरनाक कैदी जेल से भाग निकला है, पुलिस उसके बारे में खबर करने आई थी। कहने के साथ ही वे सोहनलाल को छोड़कर तेजी से आगे बढ़ गए। सोहनलाल वहीं खड़ा उन्हें जाते देखता रहा। उसके होठों पर शांत मुस्कान उभरी। गोली वाली सिगरेट सुलगाकर वह बंगले की तरफ चल पड़ा। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी कि जब मोना चौधरी को मालूम होगा कि उसे गलत शिकार थमा दिया गया है, ढेर सारी मेहनत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा, तो तब उसकी क्या स्थिति होगी। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को जाते देखा, उसके साथ रुस्तम राव को जाते देखा, परंतु साथ मौजूद हीरालाल को देखकर वह कुछ उलझन में पड़ गया कि वह कौन है, बंगले में कैसे पहुंचा। देवराज चौहान ने इस बारे में ज्यादा ना सोचा। जब गोलियां चली थी तो तब आने वालों के पास पर्याप्त मौका था बंगले तक पहुंचने का। हो सकता है वो मोना चौधरी का साथी ही हो। देवराज चौहान सबसे पहले बंगले पर पहुंचा। मन ही मन उसे तसल्ली थी कि ऐसा वक्त खामोशी से गुजर गया जिस वक्त में भारी तौर पर गड़बड़ हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। वह जानता था कि खुद को धोखे में पाकर मोना चौधरी चैन से नहीं बैठने वाली। वह फिर कुछ करेगी, लेकिन वह जब करेगी तब करेगी। वक्त आने पर उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब सोच लिया जाएगा। जो कुछ भी हुआ, इन सब बातों में सबसे ज्यादा खतरा रुस्तम राव को था। जब मोना चौधरी को मालूम होगा कि वह अमित नहीं कोई अन्य है, तो उस आधे मिनट के गुस्से में वह रुस्तम राव के साथ कोई भी खतरनाक हरकत कर सकती थी। लेकिन देवराज चौहान कुछ हद तक निश्चिंत था, क्योंकि रुस्तम राव समझदार तेज इंसान था, अपना बचाव करने की कोशिश कर सकता था। बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही क्षण भर के लिए देवराज चौहान को लगा जैसे उसके पांवों के नीचे से जमीन निकल गई हो। हक्का बक्का सा खड़ा का खड़ा रह गया, आंखें फैल गई। कई पलों तक उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि जो वह देख रहा है वह सच है या नहीं। अमित अपनी जगह पर नहीं था। जिस चादर पर वह लेटा था वह चादर सिकुड़ी सी पड़ी थी। देवराज चौहान की निगाह फिरकनी की भांति हर तरफ घूमी, परंतु कहीं भी अमित नजर न आया। दूर से देवराज चौहान ने अच्छी तरह देखा था कि मोना चौधरी के साथ जाने वाला रुस्तम राव ही था। फिर अमित कहाँ चला गया? अमित! देवराज चौहान ने जोर से आवाज लगाई। सन्नाटा। अमित! चुप्पी! देवराज चौहान की आंखों की पुतलियां तेजी से दौड़ रही थी। चेहरे पर ना समझ आने वाले भाव थे। अमित की सुरक्षा का जिम्मा उसके ऊपर था। मोना चौधरी और रूपक लाल चंदोलिया के हाथों से बचाना उसका काम था और वह अपने काम को सही अंजाम दे रहा था। लेकिन अमित को यहाँ ही होना चाहिए था, जो कि अब नहीं था। यही होगा, आसपास कहीं। नशे से भरी नींद में चलकर बंगले के भीतर चला गया हो सकता है। गर्मी लगने की वजह से उसकी नशे से भरी नींद टूट गई हो सकती है। ऐसा ही हुआ होगा। तभी बाकेलाल राठौर, जगमोहन और सोहनलाल भी वहां पहुंच गए। अमित यहाँ नहीं है। देवराज चौहान उन्हें देखते ही होठ भींचकर बोला। मेरे ख्याल में वह बंगले के भीतर चला गया होगा। देखो वह कहाँ है। मारे छोकरे को मोना चौधरी तो नहीं ले गए? बाकेलाल राठौर क्या उठा। नहीं, सोहनलाल ने फौरन कहा। मोना चौधरी के साथ रुस्तम राव ही गया है। रास्ते में वे मुझे मिले थे, मैंने रुस्तम राव को देखा था। वैसे भी अमित को गोली वाली 2 सिगरेट दी थी। उठना तो दूर, वह चलने के काबिल भी नहीं था। सोहनलाल की आवाज में विश्वास का भाव था। जगमोहन बंगले में प्रवेश कर गया। चलने की हालत में वो छोरा बेशक न होवे, पर उड़ने की हालत में तो होवे। आखिर 2 हरी खोखे वाली सिगरेट उसकी खोपड़ी पर चढ़कर नाचो हो। देवराज चौहान भी तेजी से बंगले में प्रवेश कर गया। सोहनलाल ने बाकेलाल राठौर को घूरा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुबह से पहले उसके लिए उठना भी मुहाल था। अब तुम्हारे मुंह से का सुनो, भीतर चलकर छोरे से ही पूछ लियो कि वह भीतर कैसे जाकर पड़ी गयो। हवा में उड़कर गयो या सफेद परी ने उठाकर भीतर खिसका दियो। सोहनलाल और बाकेलाल राठौर बंगले में प्रवेश कर गए। देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल और बाकेलाल राठौर के बीच गहरा सन्नाटा व्याप्त था। इस वक्त वह हॉल ड्राइंग रूम में बैठे थे। देवराज चौहान होठ पीछे कष्ट लेता टहल रहा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे। सबके चेहरे और होठों पर सवाल था कि अमित कहाँ गया।
परंतु किसी के पास कोई जवाब न था। अमित के लिए वह सब कुछ किया जा रहा था और अब वही लापता था। देवराज चौहान ठिठका और गंभीर निगाहों से सबको देखा। अमित का इस तरह कहीं चले जाना बहुत गलत हुआ। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमित कहीं नहीं गया होगा। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह चल सके। सुबह से पहले वह चलने फिरने के लायक नहीं हो सकता था। सोहनलाल ने अपनी बात पर जोर दिया। तो फिर अमित गया कहाँ? जगमोहन ने ओठ बीच कर उसे देखा। अब इस बारे में मैं क्या कहूँ? थारे को नहीं तो क्या मन्ने को पता होवे? बाकेलाल राठौर ने सोहनलाल को घूरा। इस बात का ठेको तो तन्ने ही लियो कि सुबह तक वो लंबा पड़ा होवे। सोहनलाल के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभरे। तूने उसको चलते फिरते जाते देखा है? मन्ने तो नहीं। तो फिर कैसे कह सकता है कि वह चलकर गया है? सोहनलाल कड़वे स्वर में बोला। थारा मतलब कि थम कहो, मारे छोरे को कोई उठा ले जावे। बाकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, वह खुद कहीं जाने की स्थिति में नहीं था। कौन ले जा सकता है उसे? जगमोहन ने पूछा। सोहनलाल ने जगमोहन को देखकर सिर हिलाया। मैं इस बारे में क्या कहूँ? सोहनलाल की आवाज में गंभीरता उभर आई। लगभग हम सबकी ही निगाहें बंगले के मुख्य द्वार पर थी। ऐसे में कोई अमित को ले जाता तो नजर अवश्य आता, लेकिन ऐसा कोई हमें नजर नहीं आया। ना ही किसी तरह की गड़बड़ का कोई अंदेशा लगा। सोहनलाल की बात ठीक थी। तुम कहते हो कि मोना चौधरी रुस्तम राव को लेकर गई है? जगमोहन ने कहा। हाँ, रास्ते में वे मुझे मिले थे। मुझे मोना चौधरी के दोनों साथियों ने पकड़ रखा था। सोहनलाल बोला। तभी बाकेलाल राठौर बोला। पुलिस क्यों आवे हो? सोहनलाल तुरंत बोला। तब मैं पास में ही था। मोना चौधरी ने सूरज सिंह के पूछने पर बताया था कि जेल से कोई खतरनाक कैदी भाग निकला है। वह शायद इसी इलाके में है। पुलिस उसी फरार कैदी के बारे में सतर्क करने आई थी। इन बातों को छोड़ो, हमें हर हाल में अमित को फौरन तलाश करना है। जगमोहन दांत बीच कर क्या उठा। कहाँ ढूंढे उसे? बंगले का चप्पा चप्पा तो छान मारा है। सोहनलाल ने बेचैनी से कहा। सर्वेंट क्वार्टर को भी अच्छी तरह देख लिया है, कहीं भी तो नहीं है वह। दिन का उजाला फैला होता तो फॉर्म को भी छान लेते, लेकिन आधी रात में तो 10 फीट दूर नजर नहीं आता। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गयो। बाकेलाल राठौर की आवाज में खतरनाक भाव थे। कई पलों तक कोई कुछ ना बोला। बाकेलाल राठौर की आवाज में खतरनाक भाव थे। कई पलों तक कोई कुछ ना बोला। देवराज चौहान सोच भरे अंदाज में टहलता छोटे छोटे कष्ट ले रहा था। उसका चेहरा पत्थर की मानिंद सपाट हुआ पड़ा था। आंखों में खतरनाक भाव नाच रहे थे। धीरे धीरे सब खामोश होने लगे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। हम जिसे मामूली मामला समझ रहे थे वह खतरनाक हो उठा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अगर अमित हमारे पास होता तो बाजी हमारे हाथ में ही रहती। अमित के हमारे पास न रहने से हमारे लिए खतरे और बढ़ गए हैं। खतरे बढ़ गए हैं? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ। देवराज चौहान ने सबको देखते हुए सिर हिलाया। पहली बात तो यह है कि जिस तरह हम मोना चौधरी के साथ खेल खेल रहे थे, अमित के बदले रुस्तम राव को उसके हवाले कर रहे थे, उस तरह मोना चौधरी ने ही कहीं हमारी चाल भांपकर हमारे साथ खेल ना खेल डाला हो। कैसे? दिखाने को तो वह दिखाती रही कि हम जो चाहते हैं वह वही कर रही है, लेकिन किसी तरह उसने मौका पाकर बाहर सोए अमित को अपने साथियों के दम पर दूसरे रास्ते से यहां ना निकाल दिया हो। क्या मालूम उसके साथ कितने लोग थे। एक तो हमें नजर आया जो जाते वक्त उसके साथ था। पर ऐसा होवे तो वो रुस्तम राव को भी साथ काय को ले जावे, इसलिए कि हम भ्रम में पड़ जाए। दूर से देखकर हम यही समझते रहे कि वह रुस्तम राव को ले जा रही है और हम उसका रास्ता न रोके, वह बिना लड़ाई झगड़े के यहां से निकल जाए। पल भर के लिए वहां गहरा सन्नाटा खिंच गया। मोना चौधरी को यह मालूम होना असंभव था कि हम उसके साथ खेल खेल रहे हैं। सोहनलाल बोला। मैंने तो अपनी सोच रखी है कि ऐसा भी हो सकता है। देवराज चौहान ने कहा। अगर ऐसा हुआ है तो शायद मामले को संभाला जा सकता है। कैसे? मोना चौधरी अमित को रूपक लाल चंदोलिया के हवाले करेगी। अगर वक्त रहते रूपक लाल चंदोलिया को ही घेर लिया जाए तो अमित को हम आसानी से वापस पा सकते हैं, हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। कहते हुए देवराज चौहान के होठ भिजते चले गए। 2 पल कोई कुछ ना बोला। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। यह तो एक तरफा बात हो गई, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी सोचकर चलना चाहिए कि अमित को मोना चौधरी नहीं ले गई, उसके साथ कोई और हादसा पेश आया है तो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इस तरफ भी मैं सोच चुका हूं। अगर मोना चौधरी अमित को नहीं लेकर गई, वह रुस्तम राव को ही लेकर गई है। जो चाल हमने चली है वह उसी चाल में फंसी रही तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? मोना चौधरी पुनः पलटवार करेगी दोबारा अमित को हमसे छीनने के लिए। ये तो होवे ही। ऐसे में हमारे सामने 2 बड़े काम खड़े हो जाएंगे। देवराज चौहान सबको देखता हुआ क्या उठा। एक तो मोना चौधरी के हमलों से खुद को बचाना, क्योंकि मोना चौधरी को हम लाख कह ले कि अमित हमारे पास नहीं है, वह नहीं मानने वाली, इसलिए उसके साथ झगड़ा शुरू हो जाना जरूरी हो गया है। बट देंगे हम मोना चौधरी को। बाकेलाल राठौर खतरनाक स्वर में गुर्रा उठा। और मोना चौधरी से मुकाबले के साथ साथ हमें अमित को भी ढूंढना होगा। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी के भाव आ गए।
अमित को वापस पाने के लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े, हमें सोचना रुकना नहीं है, क्योंकि ठीक वक्त पर हमने अमित को वादे के मुताबिक भागीरथ मल्होत्रा को सौंपना है। माहौल में तनाव भरा आया था। तो अब क्या करें? मिनट भर की चुप्पी के बाद जगमोहन भीचे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और भीचे स्वर में कह उठा, इससे पहले कि मोना चौधरी रूपक लाल चंदोलिया के पास पहुंचे, मैं वहां पहुंचकर नजर रखूंगा कि वह रूपक लाल के हवाले रुस्तम राव को करती है या अमित को। अगर अमित को वह ले गई है तो मुझे हर हाल में अमित को वापस लाना होगा। मेरे पीछे तुम लोग यहाँ अमित की तलाश करोगे। हो सकता है हमारी सारी सोचें गलत हो, गोली वाली सिगरेट के नशे में अमित उठकर चला गया हो और दिन निकलने पर बाहर ही कहीं सोया पड़ा मिले, लेकिन मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता। जंगल का मामला है, कोई भी जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकता है या फिर कोई भी अनजाना व्यक्ति। यह वक्त रिस्क लेने का कतई नहीं है। मुझे अभी मुंबई पहुंचना होगा। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। अगर अमित मोना चौधरी के पास हुआ तो झगड़े की नौबत आ सकती है। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे। उसने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ ही मुंबई चलूंगा। झगड़े का वक्त आया तो तुम अकेले होंगे, जबकि तुम्हारे सामने मोना चौधरी और उसके साथी भी होंगे। उनका पलड़ा भारी पड़ सकता है। निश्चिंत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। देवराज चौहान के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जगमोहन की आवाज में जिद भर आई थी। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में मसल दी। तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। इस जगह को मैं किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबा कर कहा। हो सकता है सुबह यहीं कहीं से अमित मिल जाए तो उसे सुरक्षा कौन देगा? जगमोहन एकाएक कुछ न कह सका। ओ फिक्र ना करो, मारी या खास जरूरत तो है नहीं। हम देवराज चौहान के साथ मुंबई जाएगा। बाकीलाल राठौर क्या उठा? मारे होते हुए चिंता की क्या बात? जगमोहन ने बाकीलाल राठौर को देखा। देवराज चौहान ने भी, सोहनलाल ने भी। सोहनलाल अब सोफे पर आराम से पसर गया था। ठीक है, तुम चलो। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। अभी? हाँ, अभी इसी वक्त। बल्ले बल्ले, अब भी चल लो, मारे को कोई फर्क ना पड़े। हम इंजन को गर्म करो हूं, आ जाओ। कहने के साथ ही बाकीलाल राठौर बाहर की तरफ बढ़ गया। दिन निकलते ही अमित को तलाश करने की कोशिश करना, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर क्या उठा। अगर पता लग जाए कि मोना चौधरी खंडाला में कहाँ है तो उसे अभी पकड़ा जा सकता है। बेवकूफी वाली बातें मत किया करो। देवराज चौहान होठ बेचकर क्या उठा। मोना चौधरी अब किसी भी हालत में खंडाला में रुकने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि इस बात से वह भी अच्छी तरह वाकिफ होगी कि हम उसकी तलाश में खंडाला का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। मेरे ख्याल में वह यहाँ से निकलते ही मुंबई जाने की तैयारी करने में लग गई होगी। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया। इस सारे वक्त के दौरान चारों में से कोई भी ना जान सका कि अंगारों की भांति सुलगती दो लाल सुर्ख आंखें उनको देख रही थी और उनका एक एक शब्द सुन रही थी। मोना चौधरी सूरज सिंह, जुबैर सिंह और रुस्तम राव के साथ बंगले पर पहुंची। सबके चेहरे पर जीत की खुशी के भाव नजर आ रहे थे। रुस्तम राव सामान्य था। सूरज सिंह ने दो तरफा चक्कर चलाया था। मोना चौधरी कामयाब हो गई तो रूपक लाल चंदोलिया से 50 लाख जो मिलने थे, उधर से हीरालाल को मोहरा बनाकर मोना चौधरी के पीछे लगा दिया था कि अगर हीरालाल कामयाब हो गया तो फिर मौजा ही मौजा। बहरहाल अब सूरज सिंह को 50 लाख मिल जाने थे, क्योंकि मोना चौधरी कामयाब रही थी। तुम ठीक हो? मोना चौधरी ने रुस्तम राव से पूछा। हाँ, रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिलाया। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। आप मुझे पापा के पास कब ले जा रही हैं? मैं पापा से मिलना चाहता हूँ। हम अब भी मुंबई चल रहे, सीधा तुम्हारे पापा के पास। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। अभी? पास खड़े जुबेर सिंह के होठों से निकला। हाँ, अभी। हमारे यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। इतना कुछ हो जाने के बाद देवराज चौहान चैन से नहीं बैठने वाला। हमारी तलाश में अब तक दौड़ पड़ा होगा। इससे पहले वह मेरे सामने पड़े, मैं खंडाला से निकल जाना चाहती हूँ। बात तो ठीक है, जुबेर सिंह ने सहमति में कहा। चलने की तैयारी करो, 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। मोना चौधरी के स्वर में आदेश था। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कहने के साथ ही सूरज सिंह बाथरूम की तरफ बढ़ गया। सूरज सिंह ने बाथरूम में प्रवेश करके दरवाजा बंद किया ही था कि जेब में पड़े मोबाइल फोन से बीप बीप की आवाज उठने लगी। सूरज सिंह समझ गया कि हीरालाल उससे संपर्क करना चाहता है। उसने मुंह बनाकर जेब से फोन निकाला। हीरालाल में अब सूरज सिंह की कतई दिलचस्पी ना थी। उसे इतनी ही तसल्ली थी कि 50 लाख आता गए। हेलो, फोन ऑन करते हुए सूरज सिंह धीमे स्वर में क्या उठा। हीरालाल कार पर सीधा अपने घर पहुंचा था। चेहरे से परेशानी स्पष्ट नजर आ रही थी। सुजान सिंह अभी सोया नहीं था। वह इस फिक्र में था कि आज की हरकतों का अंजाम क्या होता है। हीरालाल को देखते ही उसके होठों से निकला। क्या हुआ? मोना चौधरी अमित को ले उड़ी है। हीरालाल ने दांत भींच कर कहा। और सूरज? वह मोना चौधरी के साथ ही है। सूरज सिंह की सलामती के बारे में सुनकर सुजान सिंह ने मन ही मन चैन की सांस ली। तो तुम कुछ नहीं कर सके? सुजान सिंह ने जैसे उसके जख्म पर मलहम लगानी चाहिए। हीरालाल ने दांत भींचकर सुजान सिंह को देखा। हीरालाल ने कभी हारना नहीं सीखा सुजान सिंह। हीरालाल के होठों से गुर्राहट निकली। क्या मतलब? सुजान सिंह की आंखें सिकुड़ी।
वे लोग अभी खंडाला में ही है और मैं खंडाला में जो चाहे कर सकता हूँ। कहने के साथ ही हीरालाल ने जेब से मोबाइल फोन निकाला। अभी तुमने मेरे हाथों की लंबाई देखी ही कहा। हीरालाल ने मोबाइल फोन ऑन किया और नंबर दबाने लगा। सुजान सिंह के चेहरे पर बेचैनी उभरी। तुम करना क्या चाहते हो? मोना चौधरी अमित को लेकर खंडाला से बाहर जाएगी और मैं जाने नहीं दूंगा। दिन का उजाला फैलने से पहले ही वह छोकरा अमित, भागीरथ का बेटा, 2-2.5 करोड़ का माल यहाँ मौजूद होगा। लेकिन चुप रहो, हीरालाल ने दांत भींचकर कहा। दूसरी तरफ से सूरज सिंह की हेलो कान में पड़ी थी। सूरज, कैसे हो हीरालाल? सूरज सिंह की आवाज शांत थी। तुम मोना चौधरी से नहीं जीत पाए। उस हरामजादी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। कि तुमने कैसे सोच लिया था कि वह तेरे को मौका देगी? मौका तो तेरे को हासिल करना था। कोई फर्क नहीं पड़ता, हार को जीत में बदलना मेरे लिए मामूली बात है। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। तुम कहाँ हो? हीरालाल के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। उसी बंगले पर, लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मुंबई? हाँ। हीरालाल के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान फैल गई। वह लड़का अमित भी साथ होगा? हाँ, क्यों? जल्दी मुलाकात होगी। कहने के साथ ही हीरालाल ने फोन का स्विच ऑफ करके पुनः ऑन किया और कहीं और नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर खुंखारता के भाव नाच रहे थे। सुजान सिंह खामोशी से हीरालाल को देखे जा रहा था। फिर उसकी निगाह अपनी जख्मी टांग पर जा टिकी, जहां बैंडेज नजर आ रहा था। वह काफी हद ठीक हो चुका था, लेकिन बिना बैसाखी के चलने में अभी उसे 3-4 दिन और लग जाने थे। हीरालाल अपने आदमियों को खतरनाक स्वर में आदेश दे रहा था। सुजान सिंह हीरालाल को देखता रहा। हीरालाल फुर्ती के साथ चलने की तैयारी कर रहा था। सुजान सिंह के देखते ही देखते हथियार खास तरह की बेल्ट में फंसाकर बेल्ट कमर पर बांधी, 2 रिवॉल्वरें उठाकर जेब में ठूसी। सुजान सिंह ने पास पड़ी बैसाखी उठाई और धीरे धीरे चलता हुआ किचन में पहुंचा और वहां मौजूद तेज चाकू उठाकर अपने कपड़ों में छिपाया और वापस आ गया। चलता हूं सुजान। हीरालाल उसे देखकर क्या उठा। ठहर जा हीरालाल, मेरी बात सुन। हीरालाल ने प्रश्न भरी निगाहों से सुजान सिंह को देखा। मोना चौधरी भागीरथ के लड़के अमित को लेकर मुंबई जा रही है। सुजान सिंह गंभीर था। हाँ, मेरे पास वक्त नहीं है, वापस आकर मेरी बात सुन। सुजान सिंह की आवाज में शांत भाव थे। तेरे से सूरज सिंह ने सिर्फ यह कहा था कि फॉर्म वाले बंगले से मोना चौधरी के हाथों अगर अमित को ला सकता है तो ले आ। हाँ, तो वहां पर तू कामयाब ना हो सका तो क्या हुआ? हीरालाल दरिंदगी से बोला। अब हो जाऊंगा। मैं तो यह कह रहा हूं कि सूरज सिंह से तेरी कुछ और ही बात हुई थी। सुजान सिंह ने कहा। तूने वह बात पूरी नहीं की, अब तुझे पीछे हट जाना चाहिए। कहीं तू यह तो नहीं कहना चाहता सुजान कि सूरज सिंह 50 लाख का हकदार बन गया है? वह लड़का रूपक लाल के पास पहुंचते ही सूरज सिंह को 50 लाख मिल जाएंगे और उसे इतनी दौलत ही बहुत है। और हीरालाल, मैं यह कहना चाहता हूं कि तू अपने आदमियों के दम पर मोना चौधरी को घेर कर रास्ते में ही उससे अमित को छीनने की कोशिश करेगा। यह लड़ाई बढ़ सकती है। मोना चौधरी किसी भी सूरत में अमित को तुम्हारे हवाले नहीं करेगी और इस लड़ाई में सूरज सिंह को भी गोली लग सकती है। तो तू चाहता है मैं पीछे हट जाऊं? हाँ, 2-3 करोड़ का मामला सिर्फ तेरे भाई की वजह से हाथ से निकल जाने दो। हीरालाल जहरीले स्वर में कह उठा। मेरे लिए सूरज नहीं, करोड़ों कीमती है। सुजान सिंह की आंखों में सर्द भाव उभरे, परंतु चेहरा शांत सामान्य रहा। बैसाखी के सहारे वह आगे बढ़ा और हीरालाल के नजदीक पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत स्वर में बोला। मान जा हीरालाल, इस खून खराबे में सूरज की जान जा सकती है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। उसे 50 लाख मिलेगा तो उसमें से कुछ तेरे को भी मिल जाएगा। तू तो पागल हो गया है सुजान सिंह। हीरालाल कड़वे स्वर में क्या उठा। कहां 2-3 करोड़ और कहां 50 लाख में से कुछ? हट जा, मुझे देर हो रही है। कहने के साथ ही हीरालाल ने सुजान सिंह को धकेल कर बाहर निकलना चाहा। तभी सुजान सिंह ने फुर्ती के साथ बैसाखी छोड़कर उसकी बाह पकड़ी और कपड़ों में फंसा रखा चाकू पलक झपकते ही उसके हाथ में था। मात्र एक पल के लिए हीरालाल सुजान सिंह के हाथों में चाकू की झलक देख पाया। हीरालाल कुछ कर पाता, संभल पाता, समझ पाता। सुजान सिंह के हाथ में थमा चाकू हीरालाल के पेट में जा घुसा। हीरालाल की आंखें अविश्वास और हैरानी से फट गई। सुजान सिंह ने वहशियों की तरह चाकू को इस तरह घुमाकर निकाला जिससे उसके शरीर का हिस्सा और कट गया। दांत भींचे सुजान सिंह ने हाथ में पकड़े खून से सने चाकू को वेग के साथ हीरालाल के दिल वाले हिस्से में घुसेड़ दिया। हीरालाल चीखने को हुआ, मुंह खुला के खुला रह गया। दिल पर चाकू लगने की वजह से तत्काल उसकी जान निकल गई। सिर्फ चाकू की मूठ ही उसके दिल वाले हिस्से से बाहर झांक रही थी। हीरालाल फटी फटी आंखों से जाने क्या किधर देख रहा था। सुजान सिंह का हाथ खून से रंग चुका था। दरिंदगी और खुंखारता से उसका चेहरा बेहद भयानक हो रहा था। आंखों में क्रूरता का सागर समाया हुआ था। मेरे भाई की जान की कीमत लगाता है, बोलता है 2-3 करोड़ से कम है तेरी नजरों में सूरज की कीमत। वह मेरा भाई है, उसे बचाने के लिए तो मैं सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूं। तू बाद में, मेरा भाई पहले। और तू जो करने जा रहा था उससे सूरज की जान को खतरा हो सकता था। सुजान सिंह एक शब्द चबाकर खुंकारता भरे स्वर में कह उठा।
फिर सामने खड़े फटी आंखों से लहराते हीरालाल के चेहरे पर हथेली रखकर जोर से धक्का दिया। हीरालाल नीचे गिरा। शरीर में जरा सी हरकत हुई, फिर थम गई। सुजान सिंह के चेहरे पर वहशीपन नाच रहा था। वह पूरा पागल लग रहा था। वह पलटा और खून से सने हाथों को धोने के लिए लंगड़ाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में अभी भी मौत की चमक उछाले मार रही थी। रूपक लाल चंदोलिया के यहां पहुंचने में देवराज चौहान को आधे घंटे की देर हुई। मोना चौधरी पहले पहुंची। देवराज चौहान को यह देर भी सिर्फ इसलिए हुई कि वह रूपक लाल के बंगले का सीधा रास्ता नहीं जानता था। बंगला तलाश करने में उसे थोड़ा वक्त लग गया था। इस वक्त दिन के 7 बज रहे थे। देवराज चौहान ने बाहर से ही मोना चौधरी वाली कार रूपक लाल के बंगले के पार्किंग में खड़ी देख ली थी। यह देखकर देवराज चौहान जब कुछ दूर खड़ी अपनी कार के पास आया तो उसके चेहरे के भाव देखकर बाकेलाल राठौर कार से बाहर निकला। देवराज चौहान का चेहरा सुलग रहा था खतरनाक भावों के साथ। क्या हो गया? बाकेलाल राठौर के होठ भिज गए। मोना चौधरी भीतर पहुंच चुकी है। देवराज चौहान वहशी स्वर में कह उठा, तो मारे से पहले छलांग मार गई वो। कोई बात नहीं, हम अभी भीतर जाकर। बांके, हमें यह जानना है कि मोना चौधरी रुस्तम राव को लेकर आई है या अमित को। अगर उसके पास रुस्तम राव है तो हमें उसको कुछ नहीं कहना है। यो कैसे होवे? रुस्तम राव भी तो मारा ही छोरा होवे। वो रुस्तम राव बेशक 16 साल का लड़का ही सही, लेकिन हालात से बचाव करना उसे आता है। यह महसूस करने के बाद ही मैंने उसे मोना चौधरी के हवाले किया था। देवराज चौहान के दांत भींचे हुए थे। यो बात तो हो, वो छोरा कम और बाप ज्यादा लगो। बहुत गड़बड़ छोरा है। मैं बंगले में जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने पूर्ववत स्वर में कहा। बाकेलाल राठौर की नजरें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। बंगले के गेट पर दरबान है। सीधे सीधे भीतर जाना गलत होगा। बंगले के साइड वाले हिस्से से अंदर जाऊंगा। अगर मोना चौधरी अमित को लेकर आई है तो अमित को लेकर ही बाहर आऊंगा। देवराज चौहान के चेहरे के भावों को देखकर बाकेलाल राठौर ने होठों पर जीभ फेरी। तो हम यहाँ खड़ा क्या करो? थारे साथ भीतर नहीं, तुम यही रहोगे। डिक्की खोलकर रखो, उसमें 2 गन पड़ी है। देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। मेरे वापस आने से पहले अगर मोना चौधरी आ जाती है तो उसे रोक कर रखना। बाकेलाल राठौर की आंखों में तीव्र चमक उभरी। रोको तो का, हम उसको बांधकर बिठा लियो। तुमने फिक्र करने की जरूरत नहीं। देवराज चौहान पलटा और तेजी से बंगले की साइड की दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। बाकेलाल राठौर पलटा और कार की डिक्की के पास पहुंचकर उसे खोला तो सामने ही 2 गन पड़ी नजर आई। उसने डिक्की बंद की और टेक लगाकर खड़े होते हुए बड़बड़ाया, गन तो घनी खतरनाक लग गो। इसके सामने जो आयो वह तो गयो। रूपक लाल चंदोलिया ने अजीब सी निगाहों से रुस्तम राव को देखा। कौन है यह लड़का? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। सूरज सिंह और जुबेर सिंह की नजरें रुस्तम राव पर गई। रुस्तम राव बेहद शांत ढंग से खड़ा था। यह वही लड़का है जिसकी आपको जरूरत है, जिसके लिए हमारे बीच सौदा तय। बकवास मत करो। रूपकलाल चंदोलिया होठ भींच कर कह उठा, यह भागीरथ का लड़का नहीं है। मोना चौधरी चिहुक पड़ी। सूरज सिंह और जुबेर सिंह चौंके। यह भागीरथ मल्होत्रा का बेटा अमित नहीं है? मोना चौधरी के होठों से अजीब सा स्वर निकला। नहीं, न जाने तुम किसे उठा लाई हो। रूपकलाल बुरा सा मुंह बनाकर कड़वे स्वर में कह उठा, यह कैसे हो सकता है? मोना चौधरी की हालत हक्की बक्की होने से कम न थी। देवराज चौहान ने इसी को सुरक्षा दे रखी थी। मैंने बड़ी कठिनता से इसे उसके शिकंजे से निकाला है। मोना चौधरी, रूपकलाल चंदोलिया ने तीखी नजरों से उसे देखा। ज्यादा बकवासबाजी मत करो। अगर तुमने यह काम नहीं करना था तो सीधी तरह इनकार ही कर देती। कह देती कि देवराज चौहान का मुकाबला नहीं कर सकती, उसके हाथों से अमित को नहीं ला सकती। मोना चौधरी दांत भींच कर रह गई। ऐसे शब्द खुद के लिए उसने पहले कभी किसी से नहीं सुने थे। अगर रूपकलाल की बात सही है, जिसे वह लेकर आई है वह अमित नहीं है, तो वह इन शब्दों की हकदार बनती थी। मोना चौधरी आंखें सिकोड़े कठोर चेहरे के साथ रुस्तम राव की तरफ पलटी। यह खुद को अमित कहता है? रुस्तम राव खामोशी से मोना चौधरी को देख रहा था। सूरज सिंह और जुबेर सिंह से कुछ कहते ना बन पा रहा था। तुम्हारा नाम अमित है? रूपकलाल चंदोलिया ने कठोर स्वर में रुस्तम राव से पूछा। नहीं। रुस्तम राव की आवाज बेहद शांत थी। मोना चौधरी पुनः चौंकी, फिर संभल गई। चेहरे पर खतरनाक भाव आ ठहरे। वह आगे बढ़ी और रुस्तम राव के पास पहुंचकर उसे घूरने लगी। सूरज सिंह और जुबेर सिंह की नजरें मिली। तुमने मुझे कहा था कि तुम अमित हो, भागीरथ मल्होत्रा के बेटे। मोना चौधरी ने शब्दों को चबाकर कहा। हाँ, कहा था, लेकिन मैं यह सब नहीं हूं। रुस्तम राव का स्वर पहले जैसा था। कौन हो तुम? मेरा नाम रुस्तम राव है। मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं था। देवराज चौहान ने कहा कि वह मेरी माँ का इलाज करा देगा अगर उसकी बात मानूं तो। उसने मुझे सारी बात बताकर अमित बनने को कहा। मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ। उसे बचाने की खातिर मैं देवराज चौहान की बात मानकर अमित बन गया। उसने मुझे सब समझा दिया कि तुमसे कैसे बात करनी है। मोना चौधरी के दांत पिच गए। मतलब कि मैं जब फॉर्म वाले बंगले पर पहुंची तो देवराज चौहान की सारी हरकतें मेरे साथ धोखेबाजी थी।
मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबाकर कहा। उसका चेहरा गुस्से से धधकने लगा था। रुस्तम राव ने सहमति में सिर हिलाया। मोना चौधरी के होठों से जानलेवा गुर्राहट निकली। बहुत खतरनाक खेल खेल गया देवराज चौहान मेरे साथ। मोना चौधरी की आवाज में दरिंदगी नाचने लगी थी। बहुत खूबसूरती के साथ उसने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन ऐसा करना देवराज चौहान को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। तभी तो मैं हैरान थी कि बिना किसी का मुकाबला किए मैं अमित को लेकर आसानी से यहाँ कैसे आ गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं देवराज चौहान के बनाए रास्ते पर चल रही थी और मैं समझती रही कि वह रास्ता मेरा है। मोना चौधरी के चेहरे के जर्रे जर्रे पर मौत के भाव नाच रहे थे। रुस्तम राव की निगाह मोना चौधरी के वहशी चेहरे पर थी। सूरज सिंह और जुबैर सिंह मामला जानकर हैरान परेशान खड़े थे, जैसे उनकी बुद्धि काम ही ना कर रही हो। रूपक लाल चंदोलिया उखड़ी निगाहों से मोना चौधरी को देख रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो अमित कहाँ था? मोना चौधरी ने बीचे दांतों से पूछा। बंगले के बाहर बरामदे में सोया पड़ा था, रुस्तम राव ने बेहिचक बता दिया। वहां तो कोई मजदूर सोया हुआ था, मोना चौधरी के होठों से निकला। वही अमित था। देवराज चौहान ने अमित का हुलिया बदल डाला था। मोना चौधरी रुस्तम राव को देखती रही। उसका चेहरा कठोर से कठोरतम होता चला गया। तभी सूरज सिंह जेब से रिवॉल्वर निकालकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, हरामजादे, तू देवराज चौहान की योजना में शामिल था। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तू सूरज सिंह, मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी, इसे कुछ मत कहो। क्या मतलब? सूरज सिंह के होठों से गुर्राहट भरा स्वर निकला। इसकी कोई गलती नहीं, यह अपनी जगह मजबूर था। शिकस्त मिलने पर यूं ही किसी की जान लेना हार मानने के बराबर है, और हम अभी हारे नहीं। मोना चौधरी एक एक शब्द चबाकर बीचे दांतों से कह उठी, इसने जो किया अपनी बीमार मां की खातिर किया। हमारा मतलब तो देवराज चौहान से है। देवराज चौहान हमारा निशाना है, यह नहीं। सूरज सिंह दांत किटकिटा कर रह गया। जुबैर सिंह ने सूरज सिंह का रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे किया। मोना चौधरी ठीक ही तो कह रही है। जुबैर सिंह के चेहरे पर हार के कारण सख्ती थी। हमारा मतलब तो देवराज चौहान से है। हमारी हार का जाल देवराज चौहान ने बुना था, इसने नहीं। रुस्तम राव शरीफों की भांति खड़ा था। एक बार तो देवराज चौहान अपनी चाल चल गया, लेकिन अब वह मुकाबला नहीं कर सकेगा। पहले मैं उससे टकराना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, मोना चौधरी ने भीचे स्वर में कहा, और आगे बढ़कर फोन के पास पहुंची और रिसीवर उठाकर नंबर दबाने लगी। चेहरा सुलग रहा था। देवराज चौहान ने जिस आसानी से उसे हार दी थी, वह उसे पसंद नहीं आई थी। दिल्ली की लाइन मिली। पारसनाथ का स्वर उसके कानों में पड़ा। हेलो पारसनाथ। मोना चौधरी का स्वर भीचा हुआ था। मोना चौधरी? पारसनाथ की सतर्क सी आवाज आई। तुम महाजन को लेकर फौरन खंडाला आओ। खंडाला के डिलक्स होटल में। मैं खुद तुमसे फोन पर कांटेक्ट करूंगी। मोना चौधरी अपने स्वर को सामान्य रखने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन आवाज में गुर्राहट के भाव मौजूद थे। खंडाला? लेकिन तुम तो मुंबई। इस वक्त खंडाला में हूं, महाजन को लेकर पहुंचो। हम आज रात तक पहुंच जाएंगे। पारसनाथ का स्वर पत्थर की तरह सपाट हो गया। मोना चौधरी ने रिसीवर रखा, पलटी। तभी रूपकलाल चंदोलिया बोला, जो हुआ बहुत हो गया। अब तुम बताओ, वक्त रहते अमित को लाकर मेरे सामने खड़ा कर सकती हो या नहीं? अगर नहीं तो इस मामले में मैं किसी और से बात करूं। रूपकलाल की आवाज में तीखापन था। मोना चौधरी का चेहरा धधक उठा, परंतु उसने खुद पर काबू पाए रखा। मोना चौधरी अपना वायदा हर हाल में पूरा करती है। तुमसे जो वादा किया है उसे हर कीमत पर पूरा करके रहूंगी। वक्त रहते अमित तुम्हारे सामने होगा। मोना चौधरी ने शब्दों को चबा कर कहा। तभी सूरज सिंह भीचे दांतों से बोला, रूपकलाल जी, काम तो हमने कर दिया था, यह जुदा बात रही कि सामने वाला हमारी हरकत को पहले ही भांप गया था और हम धोखे में आ गए। इंसान बार बार धोखा नहीं खाता, एक बार हो गया बहुत है। अमित बहुत जल्द आपके सामने होगा। रूपकलाल चंदोलिया चिंता भरे ढंग से सिर हिलाकर रह गया। चलो। मोना चौधरी गुस्से में किसी नागिन की तरह बल खा रही थी। इसका क्या करें? सूरज सिंह ने रुस्तम राव की तरफ इशारा किया। मोना चौधरी ने रुस्तम राव को देखा। रुस्तम राव शरीफ भोला सा बना खड़ा था। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसे। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने रूपकलाल से कहा, आपके पास अमित की कोई तस्वीर होगी? हाँ, मैं दिखाता हूँ। कहने के साथ ही रूपकलाल चंदोलिया बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वापस आए और मोना चौधरी के हाथों में तस्वीर थमाते हुए बोले, इस तस्वीर में लाल कपड़े वाला युवक मेरा बेटा है और नीले कपड़े वाला कमीने भागीरथ का बेटा अमित है। मोना चौधरी ने अमित की तस्वीर ध्यान से देखी, सूरज सिंह और जुबैर सिंह को दिखाई। अब अमित को पहचानने में धोखा नहीं हो सकता था। तीनों ने रूपकलाल से विदा ली और रुस्तम राव को साथ लिए बाहर आकर खड़ी कार में बैठे। ड्राइविंग सीट जुबैर सिंह ने संभाली। इस लड़के को भी बिठाओ और बाहर निकलते ही उसे उतार देना। मोना चौधरी सिगरेट सुलगाते हुए बोली, और सीधा वापस चलो खंडाला। कहते हुए मोना चौधरी के होठ भींचते चले गए। कुछ ही पलों में कार गेट पर पहुंची। दरबान ने गेट खोला तो कार बाहर निकलती चली गई। इस लड़के को उतार दो। जुबैर सिंह ने कार रोकी। सूरज सिंह ने दरवाजा खोला। रुस्तम राव कार से बाहर निकला। जुबैर सिंह ने कार आगे बढ़ा दी। सूरज सिंह ने कार का दरवाजा बंद कर लिया। कार रोको, एकाएक मोना चौधरी ने कहा। जुबैर सिंह ने फौरन कार रोकी। क्या हो गया? सूरज सिंह के होठों से निकला। मोना चौधरी की निगाह कार की विंडशील्ड के पार सड़क पर खड़े बाकेलाल राठौर पर टिकी थी।
जिसके चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। हाथों में थमी गन का रुख भी उनकी तरफ था। जुबेर सिंह और सूरज सिंह ने भी उसे देखा। सुबह का वक्त होने के कारण लोगों का आना जाना न के बराबर था। अगर किसी ने यह सब देखा भी तो अनदेखा करके वहां से दूर हो गया। यह देवराज चौहान का साथी है, बाकेलाल राठौर। मोना चौधरी सर्द स्वर में कह उठी। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है। यह चाहता क्या है? जुबेर सिंह दरिंदगी से क्या उठा। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। इसे तो इस वक्त खंडाला में होना चाहिए था। मोना चौधरी कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलते हुए बोली, मेरे इशारे के बिना कोई हरकत मत करना, पहले बात कर लेने दो। मोना चौधरी कार से बाहर आ गई। जुबेर सिंह और सूरज सिंह भी कार से निकल आए। खूंखार भाव से बाकेलाल राठौर गन थामे आगे बढ़ा और 6-7 कदम के फासले पर खड़ा होकर तीनों को घूरने लगा। पीछे से आता रुस्तम राव करीब आकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया था। तू मारे छोरे को उड़ा ले जावे, बिगाड़े हो मारे छोरे को। बाकेलाल राठौर की सर्द आवाज में खतरनाक भाव नाच रहे थे। मारे को तो तू अभी जाने ना, बीकानेर और गुरदासपुर का पानी पिए हो मन्ने। मोना चौधरी दांत पीछे बाकेलाल राठौर को घूर रही थी। क्या चाहते हो तुम? मन्ने को कुछ ना चाहो। बाकेलाल राठौर के जर्रे जर्रे से दरिंदगी टपक रही थी। थारे को और थारे साथियों से ये बोलूं कि दम साधे ऐसे ही खड़े हो, वो कुछ करो तो गोलियों से तुम सबको हवा में उड़ा देवे। मारा कुछ ना बिगड़ो, पुलिस आवे तो भागकर बीकानेर घुस जाओ। मारो शहर है, रहने को ठिकाना तो मिल ही जावे। ना मिलो तो भी फिक्र नहीं, मारो गुरदासपुर तो है, वो हमको रख लेवे, 2 रोटी खाने को दे देवे, बदले में उसके भैंसों का दूध निकाल देवे, उसकी फसल काट देवे, उसके खेतों में हल चला दो। समझो हम थारे को का कहो, सीधा खड़े। बाकेलाल राठौर के शब्द मुंह में रह गए। देवराज चौहान बंगले की साइड से निकलकर वहां आ पहुंचा था। उसने भीतर पहुंचकर वहां होने वाली सारी बातें सुनी थी। देवराज चौहान को वहां देखते ही मोना चौधरी चौंकी, फिर शरीर में तनाव भरता चला गया। चेहरे पर कठोरता की परतें चढ़ने लगी, आंखों में सुलगन पैदा हो गई। मन ने रोक रखा हो गए। बाकेलाल राठौर दरिंदगी भरे स्वर में क्या उठा, कोई हिला तो हम उसके शरीर को लोथड़े में बदल दो। देवराज चौहान की निगाह मोना चौधरी पर जा टिकी। मोना चौधरी की नजर देवराज चौहान की आंखें भेदने की चेष्टा कर रही थी। यह तुम्हारी समझदारी होती कि अगर तुम इस काम को हाथ में लेने से इनकार कर देती। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा, क्योंकि मैं पहले से ही इस काम में था। मालूम होता तो मैं ऐसा ही करती। मोना चौधरी सर्द लहजे में कह उठी, लेकिन अब मेरे कदम आगे बढ़ चुके हैं, वापसी संभव नहीं हो सकती। तो फिर तुम इसका अंजाम भी जानती होगी कि क्या होगा। वह अंजाम तुम पर भी लागू होता है। हाँ, दोनों पर लागू होता है, लेकिन उस अंजाम का हकदार कौन बनेगा यह तो वक्त ही बताएगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर मोना चौधरी की आंखों में झांक कर कहा, एक बार तुम अमित को हासिल करने की कोशिश कर चुकी हो। मैं चाहता तो रात को आसानी से तुम्हें बंगले में घेर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें सोचने का वक्त देना चाहता था कि इस मामले से दूर हट जाओ। मोना चौधरी के दांत भिज गए। देवराज चौहान, जिस इंसान की हिफाजत का ठेका तुमने लिया है, उसका अपहरण करने के लिए सुपारी के तौर पर मैंने मोटी रकम ली है। जिस तरह तुमने कभी हार का मुंह नहीं देखा, उसी तरह मुझे भी बाजी जीतने की आदत है। मैं नहीं चाहती कि हमारी पहली मुलाकात की नींव दुश्मनी पर बुलंद हो। अच्छा यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत के से ठंडे भाव उभरे। हो गए शुरू। इस नई आवाज के सुनते ही सब चौंके। सबकी निगाह आवाज वाली दिशा की तरफ घूम गई। नजरें घूमते ही मोना चौधरी ठगी सी खड़ी रह गई। चंद कदमों के फासले पर फकीर बाबा खड़े थे। वही फकीर बाबा जो मोना चौधरी को लाल किले के करीब मिले थे और जिन्होंने मोना चौधरी को बताया था कि बहुत जल्द उसकी टक्कर देवराज चौहान नाम के लौह पुरुष से होने वाली है और उस टकराव का अंजाम दोनों में से एक की निश्चित मौत है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों की मुलाकात इस जन्म में ना हो। जब कभी तुम दोनों के रास्ते एक होने लगते तो मैं अपनी शक्ति से तुम दोनों को दूर कर देता, लेकिन जब मुझे लगा कि इस जन्म में भी तुम दोनों की टक्कर होकर ही रहेगी तो मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था। कहते हुए फकीर बाबा की निगाह मोना चौधरी पर जा टिकी। इसलिए आगाह किया था कि अगर कभी देवराज चौहान से टकराने की नौबत आए तो रास्ता बदल लेना, पीछे हट जाना। लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। वही जिद, वही सब कुछ। तुम दोनों की जिद ने 3 जन्मों से मेरा जीना हराम कर रखा है, फकीर बाबा ने कहा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मोना चौधरी अभी तक कुछ नहीं समझ पा रही थी कि फकीर बाबा के कहने का मतलब क्या है। मुझे तो यह कोई पागल लगता है, सूरज सिंह कड़वे स्वर में कह उठा। फकीर बाबा ने सूरज सिंह को देखा, मुस्कुराया। पागल कहता है मुझे? तेरी कोई गलती नहीं। नया जन्म लिया है तूने, भूल गया मेरे को? लेकिन हर जन्म की तरह इस जन्म में भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आया। अगर तूने सच्चे मन से मोना चौधरी की सहायता की होती तो पिछले 3 जन्मों से यूं ना भटक रहा होता, सबको मुक्ति मिल गई होती। तुम लोग अपने साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रहे हो। फकीर बाबा की आवाज में दुख भर आया। सूरज सिंह कुछ ना समझ पाया, ना ही कुछ कह पाया।
तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? देवराज चौहान ने फकीर बाबा को गहरी निगाहों से देखा। फकीर बाबा ने देवराज चौहान को देखा। तू भी भूल गया मुझे देवा? मनुष्य की योनि में दोबारा जन्म लेकर इंसान बहुत मतलबी हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ अपनी जरूरत, अपना मतलब याद रखता है। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तूने तो मुझसे वादा किया था कि मिन्नो तेरे को जो कुछ भी कहेगी तू उसे कुछ नहीं कहेगा, फिर भी तोड़ दिया वादा। मैं तो तेरे पे बहुत नाज करता था, सब कुछ खत्म कर दिया तुम दोनों ने। देवराज चौहान गहरी निगाहों से फकीर बाबा को देख रहा था। मैं कुछ भी नहीं समझा कि आप कहना क्या चाहते हो बाबा। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव नाच रहे थे। देवा, अभी तक तेरे को कुछ भी समझ नहीं आया? अच्छा, क्योंकि तू और मिन्नो फिर लड़ पड़े हो। अब मेरी बात कहाँ सुनोगे? तुम दोनों के पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त ही कहाँ बचा है। लेकिन इतना जान लो कि मेरे समझाने पर भी तुम दोनों नहीं मानते। पिछले 2 जन्मों से तुम दोनों लड़कर एक दूसरे को मारकर मर जाते हो, लेकिन इस जन्म में कुछ और ही लिखा है। सबकी भागदौड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तुम दोनों की जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें हर जन्म की तरह तुम दोनों मरोगे नहीं। एक मरेगा, एक जिंदा रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। पल भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। तुम किन जन्मों की बातें कर रहे हो बाबा? मोना चौधरी के होठों से निकला। फकीर बाबा ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। दोबारा जन्म लेने पर तुम लोग बीता जन्म भूल जाते हो। तुम दोनों की लड़ाई आज से नहीं, 3 जन्मों से चल रही है। जो लड़ाई तुम दोनों के बीच अब शुरू हुई है, यह तीसरे जन्म की तुम दोनों की खूनी दास्तान है। इसे शुरू होने से पहले तो रोका जा सकता था। रोकने की मैंने कोशिश भी बहुत की, परंतु इस जन्म में भी तुम दोनों के रास्ते एक हो ही गए। प्यारे श्रोताओं और दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कहानी को किसी भी हालत में एक ही पार्ट में समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी खास वजह है कि देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसे बुलंद किरदार एक साथ है। ऐसे में कहानी आगे बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगी और खत्म भी उसी हिसाब से होगी। असुविधा के लिए लेखक यहाँ क्षमा प्रार्थी हैं। पात्र भी ज्यादा हो गए हैं, जिन्हें समेटने में भी वक्त लगेगा। और अभी तो रहस्यमय फकीर बाबा को भी तो जानना है कि देवराज चौहान मोना चौधरी की 3 जन्मों से चली आ रही लड़ाई की वजह क्या है। अमित का क्या हुआ? देवराज चौहान और मोना चौधरी में से कौन जिंदा रहा? सूरज सिंह, सुजान सिंह ने क्या नया रंग दिखलाया? ऐसे में और भी कई सवाल है जो आप सबके दिमाग में पैदा हो चुके हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट नॉवेल जालिम से मिलेंगे। जालिम नॉवेल में भी देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ है, जो कुछ ही दिनों में जिसकी ऑडियो बुक गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी।